नमस्कार साथियों, निर्माणवाद की दुनिया में आप सभी का स्वागत है और मैं आज लेके प्रस्तुत हूं आपके सामने फिर से साइकोलॉजी पेपर सेकंड यूजीसी नेट का यूनिट 2। 2 दिन से दिल्ली में है इंटरनेट बहुत खराब क्योंकि बारिश हो रही थी हमारे एरिया में। तो आज ठीक है थोड़ा सा इंटरनेट। तो चलिए शुरू करेंगे। और जो साथी मेरे साथ यूजीसी नेट का कंप्लीट कोर्स पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए कोर्स अवेलेबल है नीलकंठ एजुकेशन ऐप के ऊपर, और ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बैच का नाम है यूजीसी नेट दिसंबर 2024 पेपर सेकंड, जिसकी वैलिडिटी रहेगी 1 ईयर की। अभी ये 49% ऑफ के साथ मिल रहा है जो कि आपको 5600 का पड़ेगा। और जैसे ही एग्जाम हो जाएगा, री एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद इसका प्राइसिंग बढ़ जाएगा। यूनिट 2 आज हम बात कर रहे हैं किसके ऊपर? आज हम बात कर रहे हैं रिसर्च मैथोडोलॉजी के ऊपर। तो इसके अंतर्गत आपको 11th एंड 12th का बेसिक मिलेगा। अगर आपको बेसिक्स में दिक्कत है तो पूरा बेसिक्स का चैप्टर मिलेगा। साथ ही साथ इसके अंतर्गत आपको टॉपिक वाइज कंटेंट मिलेगा जो कि 450 आवर्स से ज्यादा का, और ये बायलिंगुअल है, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको कंटेंट मिलेगा। प्रॉपर आपको ट्रांसलेशन मिलेगी, ये नहीं कि बस ऐसे करके दे दिया है, नहीं, ट्रांसलेशन मिलेगी। इंग्लिश में नहीं, कंटेंट दोनों में मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो इसमें आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे 11th एंड 12th के, प्लस आपको रिवीजन टेस्ट भी मिलेंगे, और इसमें मॉक टेस्ट मिलेंगे 5। तो टोटल हो जाएंगे 10, क्योंकि ये दिसंबर 2024 और फिर जुलाई 2025, ये 2025 तक होगा, क्योंकि इसकी वैलिडिटी हम देख रहे हैं, वैलिडिटी इसकी 1 ईयर की है, वैलिडिटी इसकी 1 ईयर की रहेगी। तो ये जुलाई 2025 तक कवर करेगा। ये वाला जो बैच है आपका, ये जुलाई 2025 तक आपका कवर करेगा। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं और देखते हैं आज के सेशन को। तो सबसे पहले हम यूनिट 2 का, जो कि यूजीसी नेट का हमें सिलेबस दिया है, हम उस सिलेबस के ऊपर डिस्कशन करते हैं। हमें जो सिलेबस दिया गया है हम उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले हम सिलेबस को ही देखते हैं। बिल्कुल शिवानी शर्मा जी, ये पेपर सेकंड के लिए है, ये पेपर सेकंड के लिए हम देख रहे हैं सेशन को। चलिए देखें, तो जो हमें रिसर्च मैथोडोलॉजी और स्टैटिस्टिक्स दे रखा है, बाकी जो आप पेपर फर्स्ट में दे रहे हैं, पेपर फर्स्ट में भी आप इसके सारे के सारे जो कंटेंट है उसको यूज कर सकते हैं। जो पेपर फर्स्ट में भी इस कंटेंट को आप आराम से यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि इसमें पेपर फर्स्ट में आप इसको यूज नहीं कर सकते। तो चलिए देखें, तो शोध प्रविधि, और इसमें जो हमें एनटीए का सिलेबस दे रखा है वो किस हिसाब से है? तो इसमें हमें एनटीए में 11 टॉपिक दे रखे हैं। अगर हम देखें तो 11 टॉपिक दे रखे हैं। सबसे पहले रिसर्च का मीनिंग, पर्पस, डायमेंशन, अर्थ, उद्देश्य और आयाम दे रखा है। दूसरा रिसर्च प्रॉब्लम्स, वेरिएबल्स एंड ऑपरेशनल डेफिनेशन, हाइपोथेसिस, सैंपलिंग। इसी के अंतर्गत हमें दे रखा है शोध समस्या, चर, परिचालात्मक परिभाषाएं, प्राकल्पना और नमूना चयन, या जिसे हम कहें कि हम कैसे अलग अलग तरीके से यादृच्छिकता करते हैं, वो हमें देखने को मिल रहा है। फिर हम देखें जो एथिक्स इन कंडक्टिंग एंड रिपोर्टिंग रिसर्च, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो शोध के हम यहाँ नैतिकता की बात कर रहे हैं, शोध नैतिकता के ऊपर बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम शोध नैतिकता के पे बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम देखें पैराडाइम्स ऑफ रिसर्च, शोध की रूपावलियां, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, मिक्स मेथड्स अप्रोच। जो हमें अप्रोचेस होते हैं, अलग अलग हमें उपागम देखने को मिलते हैं, उनके ऊपर बात की गई है, मात्रात्मक, गुणात्मक, और फिर इन दोनों से मिश्रित रूप से। खासकर यहाँ पे जब हम बात करें तो मनोवैज्ञानिक शोध में, साइकोलॉजिकल रिसर्च में हमें दोनों के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ता है, और हमारे मैक्सिमम मिक्स मेथड्स में हमें रिसर्च करनी होती है। तो ये हमें पैराडाइम्स देखने को मिलते हैं। पांचवा, फिर हमारे पास मेथड्स हैं, अलग अलग विधियां हैं। ऑब्जर्वेशन, सर्वे, जिसमें इंटरव्यू क्वेश्चनर है, एक्सपेरिमेंटल, क्वासी एक्सपेरिमेंटल, फील्ड स्टडी, क्रॉस कल्चर, फेनोमेनोलॉजी और ग्राउंड थ्योरी, फोकस ग्रुप, नरेटिव, केस स्टडीज एंड एथनोग्राफी। ये हमें अलग अलग फॉर्मेट्स देखने को मिल रहे हैं, अलग अलग हमें विधियां देखने को मिल रही हैं, जिनको डिटेल में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रेक्षण, सर्वेक्षण, साक्षात्कार, प्रश्नावली, प्रायोगिक, अर्ध प्रायोगिक, क्षेत्र अध्ययन, प्रति सांस्कृतिक अध्ययन, घटना विज्ञान, ग्राउंडेड थ्योरी, फोकस ग्रुप, वृत्तांत वर्णन, केस अध्ययन और नृजाति वर्णन, ये हमें इसमें
मेथड्स हैं जो अलग अलग हमें कंपैरेटिवली पढ़ने पड़ते हैं, तुलनात्मक रूप से पढ़ना पड़ता है कि इनमें क्या क्या अंतर है। फिर अगर हम देखें स्टैटिस्टिक्स इन साइकोलॉजी, प्योर स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि हमने अब जब हम देखते हैं कि हमारा जो नया शोध प्रारूप है, अगर हम आज का मॉडर्न रिसर्च एरेना देखें, आधुनिक हम शोध प्रारूप देखें, तो उसमें हम सब सारे के सारे रिसर्च को सब्सटेंशिएट करते हैं मैथमेटिकली या स्टैटिस्टिकली। हम गणितीय तौर पर या सांख्यिकी तौर पर सभी के सभी शोध को हम वहां पे स्थापित करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि जो हमारी शोध की प्रायिकता है, उसकी एप्लीकेशन है, हम उसके प्रयोग को देख रहे हैं, वो हम बढ़ा सकें। इसीलिए स्टैटिस्टिक्स बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गया। और अगर आप देखें तो 2022 वाले पेपर में तो हमने देखा कि इसमें से लगभग हमें 12 से 15 क्वेश्चन पूछ रखे थे सिर्फ स्टैट्स टेस्ट से। तो ये मतलब एक मेजर पोर्शन हो जाता है स्टैट्स का। इसमें आप देखेंगे सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्सन, जो केंद्रीय प्रवृत्ति का मापन है, प्रकीर्णन है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, सामान्य प्रायिकता वक्र हो गया, पैरामीट्रिक टेस्ट एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, जिसमें हम साइन टेस्ट, विल्किंसन टेस्ट, साइजनिंग टेस्ट, मैन न्यूटनी टेस्ट, क्रुस्कल वैलिस टेस्ट, फ्रेडमैन टेस्ट, पावर एनालिसिस और इफेक्ट साइज। तो ये सारे के सारे टेस्ट एज इट इज नाम के साथ और उनके मीनिंग के साथ पूछे जाते हैं। फिर हम देखिए कोरिलेशनल एनालिसिस है हमारे पास, सहसंबंधात्मक विश्लेषण, कोरिलेशन, इसका रैंक ऑर्डर और प्रोडक्ट मोमेंट, यानी रैंक ऑर्डर के हमारे पास अलग अलग जो हमें चाहे जेड स्कोर के ऊपर बात करें, टी स्कोर के ऊपर बात करें, तो पार्शियल कोरिलेशन और मल्टीपल कोरिलेशन हमें यहाँ पे हमें कोटिक्रम, आंशिक सहसंबंधन और बहुल सहसंबंधन हमें देखने को मिल रहा है। फिर अगर हम देखें स्पेशल कोरिलेशन मेथड्स हैं, सहसंबंधन की विशेष विधियां हैं, बाइसीरियल, पॉइंट सीरियल, टेट्राकोइक, 5 एंड कोफिशिएंट, ये सभी हमें कोरिलेशन के अलग अलग फेनोमेना, कोरिलेशन किस प्रकार से होता है उसको देख रहे हैं। फिर रिग्रेशन, प्रतिगमन के ऊपर बात करेंगे, सिंपल लीनियर रिग्रेशन है या फिर हमारे पास मल्टीपल रिग्रेशन है, और फैक्टर एनालिसिस, कारक विश्लेषण, जो कि हमारे शुरुआती मूल विधियों में से एक हमें देखने को मिलता है, और बहुत सारी हमें फैक्टर थ्योरियां देखने को मिलती हैं, चाहे हम इंटेलिजेंस की फैक्टर थ्योरी देखें, पर्सनालिटी की फैक्टर थ्योरी देखें। तो क्योंकि फैक्टर थ्योरीज हमारे, जब हम देखते हैं साइकोलॉजी का एक कोर हमारा जो है स्टैटिस्टिकल मेथड रहता है, एक सांख्यिकी विधि रहती है, तो इसीलिए यहाँ पे फैक्टर एनालिसिस के ऊपर हम विशेष जोर भी देते हैं। चाहे हम अजम्पशंस के ऊपर बात करें, मेथड, रोटेशन और इंटरप्रिटेशन, अनुमान विधियां, क्रमावर्तन और निर्वर्तन, फैक्टर एनालिसिस का, कारक विश्लेषण का, और लास्टली हमें एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स देखने को मिलते हैं, जो हम अब साइंटिफिक जो साइकोलॉजी को देख रहे हैं। जब वॉटसन ने इसको स्थापित करने की कोशिश करी एक वैज्ञानिक हमारे प्रारूप के रूप में, एक साइंटिफिक हमारा फॉर्मेट के रूप में, तो वहां पे हमें एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स बढ़ते हुए दिखे। और जब हम एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स के ऊपर बात करते हैं तो हमें देखने को मिलता है अनुवा, ब्लॉक डिजाइन हो गए, रिपीटेड मेजर हो गए, लैटिन स्क्वायर, कोहॉर्ट स्टडीज, टाइम सीरीज, मनोवा, एनकोवा, सिंगल सब्जेक्ट डिजाइन, ये सारी की सारी चीजें हमें दिख रही होती हैं, ये सारी की सारी चीजें हमें दिख रही होती हैं जब हम इसके अंतर्गत देखते हैं। हम इसके अंतर्गत देखते हैं तो ये सारी की सारी चीजें हमें देख रही होती हैं। तो ये हमारा सिलेबस था, ये 11 टॉपिक थे जो कि हम इसके अंतर्गत देखते हैं। तो चलिए इसको रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने ये अच्छे से पढ़ रखा होगा और हम इसके ऊपर क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब आप लोग रिवीजन करने की कोशिश कीजिएगा। बाकी जो चीजें नहीं पता होगा उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, समझ में आ जाए तो अच्छा है, क्योंकि ये वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक रहता है हमारे पास। क्योंकि जनरली हमारे पास जो साइकोलॉजी में स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं वो किस बैकग्राउंड से होते हैं, वो सोशल बैकग्राउंड के होते हैं, तो उन्होंने मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स 10th के बाद छोड़ दी होती है। तो ये कारण होता है कि ये कई बार टफ लग सकता है आपको। तो बहुत सारी चीजें ऐसी लगेंगी जो टफ लग रही हैं आपको, तो अगर आप यहां पर ये आइडेंटिफाई करते हैं ना कि मुझे ये टफ लग रहा है, तो इसके क्वेश्चंस फिर आपने क्या करने हैं, आपने एग्जाम में छोड़कर चलने हैं, ताकि इसके ऊपर टाइम वेस्ट ना करें और 100 के 100 क्वेश्चन आप आराम से अटेम्प्ट करें और फिर बाद में आकर इन क्वेश्चंस को करें। जैसे ऑनलाइन है तो ऑनलाइन में बाद में आने का चांस नहीं होगा, इसलिए इसके हिसाब से हम ये चीजें देखेंगे। चलिए अब क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। फिर आप सभी का स्वागत है, जितने साथी अभी जुड़े हैं सभी को गुड इवनिंग, और चलिए शुरू करें। तो पहला क्वेश्चन मनोवा का है हमारे पास, मल्टीवेरिएट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इज बेस्ट सुटेड फॉर मेकिंग ग्रुप वाइज कंपैरिजन फॉर सेवरल डिपेंडेंट वेरिएबल्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर दीज। विसरण का बहुचरीय विश्लेषण मनोवा अनेक आश्रित परिवर्तों के निमित्त समूह वार
तुलनात्मक अध्ययन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, यह निम्न में से कौन से हैं? यह हमें कौन से देखने को मिलते हैं जब हम बात करते हैं? हम इसमें अनकोरिलेटेड देखेंगे, असहसंबंधित चर देखेंगे, मॉडरेटली कोरिलेटेड देखेंगे, संयत सहसंबंधित चर देखेंगे, वेरी हाई कोरिलेटेड देखेंगे, हम अति उचित सहसंबंधित देखेंगे, या फिर असहसंबंधित हो अथवा अल्प ऋणात्मक सहसंबंध हो। हम किस तरह के सहसंबंधन को देखेंगे जब हम मनोवा कर रहे हैं? जब हम मनोवा कर रहे हैं तो हम किसको देख रहे हैं? तो अब अगर हम क्वेश्चंस को देखें तो क्वेश्चंस से हमें इसमें समझ में आता है क्या? क्वेश्चंस से हमें समझ में आता है कि यहां क्या क्वेश्चन पूछा गया है। यहां पे पूछा गया है मनोवा, लेकिन मनोवा का स्पेसिफिक केस पूछा गया है। मनोवा का हमारे पास स्पेसिफिक केस पूछा गया है। वो कौन सा केस पूछा गया है? वो पूछा गया है कोरिलेशन ऑफ, क्योंकि मनोवा है तो मनोवा हमेशा किस पे होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल्स पे होता है। तो कोरिलेशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स पूछा गया है कि मनोवा में हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स है, जो हमारे आश्रित चर हैं मनोवा में, उसमें किस तरह का हमें व्यवहार देखने को मिलता है। आश्रित चरों के मध्य सहसंबंधन हमें किस प्रकार का दिखेगा मनोवा में? जब हम मनोवा कर रहे होंगे, हम मल्टीवेरिएट एनालिसिस कर रहे होंगे, जब हम यहां देखेंगे कि हम बहुचरीय विश्लेषण कर रहे हैं, तो बहुचरीय विश्लेषण में, क्योंकि जब हम मनोवा की बात कर रहे हैं तो मनोवा हमेशा किस पे होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल पे। मनोवा का बेसिस ही हमें क्या देखने को मिल रहा है? मनोवा का बेसिस ही हमें देखने को मिलता है कि जो मल्टीवेरिएट सैंपल मीन्स हैं, जो मल्टीवेरिएट सैंपल मीन्स है हमारे डाटा का, जो हमें देखने को मिलता है, अलग अलग माध्य देखने को मिलते हैं सैंपल, उनके बीच में हम तुलनात्मक अध्ययन यहां पर देख रहे होते हैं। हम तुलनात्मक अध्ययन देख रहे होते हैं और ये हमारे पास सेवरल डिपेंडेंट वेरिएबल पे होगा। ये एक से अधिक हमें क्या देखने को मिलेगा? एक से अधिक हमें देखने को मिलेगा आश्रित परिवर्तनों पर या आश्रित चरों पर। एक से अधिक हमें आश्रित या अनेक कह ले आश्रित परिवर्तनों पर देखने को मिलेगा। अब इनके बीच में कोरिलेशन कैसा होता है? कोरिलेशन कैसा होता है? ठीक है, तो यहां हमें देखने को मिलेगा कि जितना हमारे पास मनोवा हमें अध्ययन देखने को मिलता है, उतना हमें लोएस्ट देखने को मिलना चाहिए, उतना हमें लोएस्ट कोरिलेशन देखने को मिलना चाहिए। यानी अगर कोरिलेशन बढ़ेगा, लेकिन कोरिलेशन जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और हम जब स्टडी कर रहे हैं, किसको स्टडी कर रहे हैं हम? जो कोरिलेशन को, तो यहां पे हम जीरो नहीं होते, यानी हम अनकोरिलेटेड असहसंबंधित नहीं देखते। लेकिन हमारे पास हाई भी नहीं होना चाहिए, यहां पर हाई भी नहीं होना चाहिए। तो जब हमारे पास हाई भी नहीं होना चाहिए और जीरो भी नहीं होना चाहिए, तो इसके बीच में हमें क्या देखने को मिला? तो हम इसमें इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं, जो कि कोरिलेशन में जो हमें मनोवा में दे रखा है कि अगर बहुत हाई होगा तो हमें मनोवा में दिक्कत आएगी, और अगर कोरिलेशन ही नहीं होगा तो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल के हम मल्टी वेरिएशन को नहीं देख पाएंगे, मल्टी वेरिएशन को नहीं देख पाएंगे। इसका मतलब यहां पे हम क्या देखेंगे? यहां पे हम देखेंगे कि नेगेटिव कोरिलेशंस भी हाई हमारे पास या स्मॉल हमारे पास नहीं होने चाहिए, ये भी हमारे पास नहीं होना चाहिए। तो इसलिए यहां जो देखने को मिलता है वो हमें मॉडरेट कोरिलेशन, इससे इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि ये इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन हो गया। एग्जैक्टली अगर हम देखेंगे, जब हम स्टडीज देखते हैं अलग अलग कोरिलेशन बिटवीन द डिपेंडेंट वेरिएबल्स व्हेन वी आर स्टडीइंग द मनोवा, जब हम मनोवा का अध्ययन कर रहे हैं, जब हम यहां पर बहुचरीय विश्लेषण का अध्ययन करते हैं और उसमें हम कोरिलेशन देखेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में, तो हमें ये चीज पता चलती है कि कोरिलेशन शून्य नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुत उच्च भी होना नहीं चाहिए। तो इसलिए यहां पे हम मॉडरेटली कोरिलेटेड को सही आंसर के रूप में टिक कर सकते हैं। मॉडरेटली कोरिलेशन को हम सही आंसर के रूप में टिक कर सकते हैं। आंसर यहां पे सेकंड रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। Which one of the following is nearest alternative to Kruskal-Wallis t-test? ये टी टेस्ट है, जुड़ गया ये। क्रुस्कल-वालिस का जो टी परीक्षण है, उसका समीपस्थ पारमितिक विकल्प क्या है? हम अगर यहां पारमितिक विकल्प देख रहे हैं, हम अगर यहां पैरामेट्रिक अल्टरनेटिव देख रहे हैं, पैरामीट्रिक विकल्प पूछा है, पैरामेट्रिक अल्टरनेटिव देख रहे हैं, इसका पैरामेट्रिक अल्टरनेटिव कौन सा होगा?
अर्चना मिश्रा जी, ये PYQs करवा रहा हूं मैं, ये PYQs करवा रहा हूं। लगभग सभी सब टॉपिक्स के PYQ इसमें इंक्लूड करने की कोशिश करिए, सभी सब टॉपिक्स के PYQ। अब अगर हम यहां पे क्रूस वेलिस टी टेस्ट के ऊपर बात कर रहे हैं, अगर हम यहां क्रूस वेलिस टी टेस्ट के ऊपर बात करें, तो क्रूस वेलिस टी टेस्ट जो कि हमारे पास विलियम क्रुस्कल और एलन वेलिस का है, ठीक है। तो अगर हम इसके ऊपर बात करते हैं, तो जब हम यहां नॉन पैरामीट्रिक देखें तो क्रुस्कल वैलिस हमारे पास क्या है, जो क्रुस्कल वैलिस टी टेस्ट है ये हमें रैंक ऑर्डर के ऊपर बात करता है। ये किसके ऊपर बात करता है, ये रैंक ऑर्डर के ऊपर बात करता है। ये क्रमांक क्रमता की बात करता है, ये क्रमांक क्रमता की बात करता है। यानी अगर हम क्रमांक क्रमता के ऊपर बात करें तो ये हमें क्या चीज देखने को मिलेगी, ये इक्विवेलेंट देखने को मिलेगा वन वे एनोवा ऑन रैंक्स। यानी अगर हम रैंक्स के ऊपर जो हमारे पास क्रम संचिता है, इसके ऊपर अगर हम एक मार्गी एनोवा करते हैं तो हमें देखने को मिलेगा ये जो एक मार्गी एनोवा होता है ये हमारा नॉन पैरामीट्रिक होता है। ये भी हमें नॉन पैरामीट्रिक देखने को मिलता है। जो क्रूस वैलिस टेस्ट है ये भी नॉन पैरामीट्रिक है, अपरामितिक है। ये भी हमें अपरामितिक देखने को मिलता है, जैसे कि हमें क्रुस्कल वैलिस, क्योंकि रैंक ऑर्डर है तो हमें नॉन पैरामीट्रिक देखने को मिला। अब इसका हमसे पैरामीट्रिक अल्टरनेटिव पूछा है, इसका हमसे परामितिक विकल्प पूछा है, इसका परामितिक विकल्प पूछा है। तो अगर हमें अपरामितिक भी अनोवा रैंकिंग दिख रही है तो परामितिक इसका क्या हो जाएगा, अनोवा हो जाएगा। परामितिक इसका क्या हो जाएगा, परामितिक इसका हमारे पास वन वे एनोवा हो जाएगा। परामितिक हमें किस रूप में देखने को मिलेगा, परामितिक हमें वन वे एनोवा के रूप में देखने को मिलेगा। अब यहां पे वन वे एनोवा हमारे पास इंडिपेंडेंट ग्रुप का देखने को मिलेगा, ये रिपीटेड मेजर का। ये तो हमें समझ में आया कि वन वे लेना है हमें रैंक का। तो यहां जब हम रैंकिंग को लेते हैं तब हम रिपीटेड मेजर्स ले लेते हैं, लेकिन जब हम यहां पे पैरामीट्रिक ले रहे हैं तो पैरामीट्रिक हमेशा हम इंडिपेंडेंट लेंगे। तो इसीलिए क्योंकि हमसे पैरामीट्रिक पूछा है इसलिए हम स्वतंत्र लेंगे। आंसर यहां तीसरा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां हमसे जो क्रूस वैलिस है वो नॉन पैरामीट्रिक है, जो इक्विवेलेंट होता है वन वे एनोवा ऑन रैंक्स। हम अगर क्रम संचय के ऊपर एक मार्गी एनोवा लेते हैं तो वो हमें रैंक ऑर्डर दे देगा, जो कि क्रूस वैलिस टेस्ट हो गया। इसी को क्रूस वैलिस ने टी टेस्ट के रूप में दिया हमें। अब ये नॉन पैरामीट्रिक है, इसका पैरामीट्रिक अगर हम इक्विवेलेंट देखें जो हमसे पूछा गया तो इसका पैरामीट्रिक इक्विवेलेंट हमें देखने को मिलेगा इंडिपेंडेंट हमें एनोवा करना है, इंडिपेंडेंट हमें एनोवा करना है। आंसर यहां तीसरा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। In two group designs with a continuous dependent variable, which of the following measures of effect size can be employed? निरंतर आपतित परिवर्तों वाले द्विसमूह अभिकल्प में निम्नलिखित में से किस आकार माप का प्रयोग किया जा सकता है, किस आकार माप का प्रयोग किया जा सकता है? अर्चना जी, टी टेस्ट के ऊपर बात हो रही थी, एस टेस्ट नहीं टी टेस्ट के ऊपर बात हो रही थी। सबसे पहले अनुश्री जी इसको जो है आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, उसके बाद आप जो है एनसीईआरटी भी कौन सी कह रहा हूं मैं, आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे 11th-12th की, 11th-12th की एनसीईआरटी पढ़नी है स्टैटिस्टिक्स की, सांख्यिकी की। ठीक है,
उससे पहले अगर आपको मीन मीडियन मोड जो सामान्य हमें देखने को मिलता है वो आपको 9-10 की बुक में मिलेगा। मीन मीडियन मोड सेंट्रल टेंडेंसी 9-10 की बुक में मिलता है। फिर 11-12 की बुक की स्टैट्स की बुक पढ़िएगा, 11-12 की 11वीं-12वीं का स्टैट का टॉपिक उठा के मैथ्स में से, मैथ्स की बुक में दे रखा होता है स्टैट्स का टॉपिक, वो उठा के पढ़िएगा। वो कॉमर्स की बुक में भी दे रखा है, मतलब मैथ की बुक जो कॉमर्स वाली आती है उसमें भी दे रखा है, तो कॉमर्स वाली बुक का पढ़िएगा क्योंकि हमें सोशल पढ़ना है, हमें ना ज्यादा साइंटिफिक नहीं पढ़ना। तो अगर आप मैथ्स की 2 बुक्स हो गई हैं, एक साइंस की है और एक मैथ्स बैकग्राउंड की, जो साइंस बैकग्राउंड की उसमें से ना पढ़कर आप कॉमर्स वाली बैकग्राउंड से पढ़िएगा एनसीईआरटी, वो एक हमारे पास अच्छा विकल्प होता है इसको पढ़ने के लिए। चलिए इसको देखें। इन द टू ग्रुप डिजाइन विद अ कंटिन्यूअस डिपेंडेंट वेरिएबल, मैं ना आजकल में ना बुक वो छांट कर डाल दूंगा, जो कि आपका एनसीईआरटी जो पढ़ना है स्टैट्स के लिए वो मैं बुक छांट के डाल दूंगा, तो वो आप पढ़ लीजिएगा। In the two group design with a continuous dependent variable, which of the following measures of effect size can be employed? तो यहां पे अगर हम देखें तो हमें निरंतर आपतित है, यहां पे अगर हम देखें यानी कंटिन्यूअस है, हमारे पास कंटिन्यूअस डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो निरंतर आपतित या आश्रित कह लीजिए या निर्भर कह लीजिए, ये आश्रित चरों के ऊपर बात हो रही है, आपतित या आश्रित। देखिए हिंदी अलग अलग होती है ना, मैंने इसलिए कहा है कि इंग्लिश की टर्म्स पकड़ने की आदत डालिए हिंदी भाषी वालों खासकर, क्योंकि हिंदी में हर बारी नया टर्म दे देते हैं, अब नया टर्म दे देते हैं, हम ढूंढते रहिए टर्म किसके। अब यहाँ पे आपतित की बात कर दी गई है और परिवर्तनों की बात की गई है। अब आपतित परिवर्तन मतलब हो गया आश्रित चर, आश्रित चर के लिए आपतित परिवर्तन शब्द का इस्तेमाल कर दिया गया है। तो अब यहां हमारे पास आश्रित चर हैं जो कि द्विसमूह अभिकल्प दे रहे हैं हमें, यानी यहां पे टू ग्रुप्स डिजाइन है, टू ग्रुप का डिजाइन हमें अभिकल्प डिजाइनिंग हमें टू ग्रुप का देखने को मिल गया। अब यहां जब हम टू ग्रुप डिजाइन देख रखे हैं, यहां 4 हमें टेस्ट दे रखे हैं, हमें कोहेन डी दे रखा है, पॉइंट बाय सीरियल दे रखा है, ईटा दे रखा है और पार्शियल ईटा दे रखा है, ये 4 हमें दे रखे हैं। कोहेन डी, पॉइंट बाय सीरियल, तो पॉइंट बाय सीरियल तो हम सबसे पहले कर दें, द्विक्रमिक सहसंबंधन है जो कि होता ही 2 समूहों के डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में हमें देखने को मिलता है। पॉइंट बाय सीरियल तो हमारे लिए सबसे आसान है क्योंकि ये नेचुरल डाइकोटोमस होता है, ये हमें 2 स्वरूपों में देखने को मिलता है, ये हमें इन दो के बीच में सहसंबंधन ही देखने को मिलता है। तो ये तो हमारा स्टडी है, अगर हम कर रहे हैं मेजर ऑफ इफेक्ट, अगर हम प्रभाव कर रहे हैं तो हमारे लिए सहसंबंधन तो हो ही गया, हमें सहसंबंधन तो हो ही गया। अब अगर हम देखें तो फिर हमें देखने को मिलता है कोहेन डी। अगर हम कोहेन डी के ऊपर बात करते हैं तो कोहेन डी हमारे पास क्या देखने को मिलता है, यहां पर हमें देखने को मिलता है कि जो हम ट्रीटमेंट टू द कंट्रोल ग्रुप करते हैं, जो हमने एक नियंत्रण समूह लिया है और एक प्रायोगिक समूह ले रखा है, उनके बीच में हम यहां पे कोरिलेशन को देख रहे होते हैं। तो यहां पर जब हम कंटीन्यूअस डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर बात करेंगे तो उसका जब हम तुलना कर रहे हैं तो वो तुलना कोहेन डी में भी की जाएगी, वो तुलना कोहेन डी में भी की जाएगी। कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का हम यहां तुलना कर रहे होंगे तो इसीलिए इसमें भी ये तुलना की जाएगी। और जब हम अब ईटा स्क्वायर की बात करते हैं तो ईटा स्क्वायर हमारे पास क्या देखने को मिलता है, ये हमें टोटल वेरिएंस को स्टडी करता है। ये किसको करता है, ये टोटल वेरिएंस को स्टडी करता है बिटवीन द ग्रुप्स। ये हमारे पास कुल विसरण को अध्ययन करता है और जब ये कुल विसरण को अध्ययन करता है तो इसमें भी हम कंटीन्यूअस डिपेंडेंट वेरिएबल स्टडी करेंगे। तो ये भी हो गया। अब यहीं पर हमें इसका पार्शियल रूप दे दिया गया, आंशिक दे दिया गया, यानी कुछ करें और कुछ नहीं करें। तो निरंतर में हम कुछ छोड़कर नहीं चल पाते, क्योंकि निरंतर में तो कंटिन्यूअसली हमें करना पड़ेगा, सबका स्टडी करेंगे तो हम कुछ छोड़कर नहीं चल पाते हैं निरंतर में। इसीलिए यहां पर हमें क्या देखने को मिलता है, यहां पर हमें देखने को मिलता है कि पार्शियल ईटा में ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए ये गलत हो गया। आंशिक एटा में हम ये नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें कुल वेरिएंस करेंगे तब जाकर हम कंटीन्यूअस डिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट स्टडी कर सकते हैं, जब हमें टोटल वेरिएंस करेंगे। अगर हमने उसमें से कुछ भी छोड़ा तो हम यहां पे कंटिन्यूटी में स्टडी नहीं कर सकते, कंटिन्यूअस स्टडिंग हमें दिक्कत देगा। इसीलिए यहां पे आंसर हमें फिर से तीसरा देखने को मिल रहा है, ABC आंसर यहां पे हमें तीसरा देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। Arrange the following correlation in the ascending order in terms of their strength of relationship. निम्नलिखित सहसंबंधनों को उनके संबंध की क्षमता के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इन्हें हमें आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, इन्हें बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। कैसे करें बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित,
कैसे करें बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित? अलका कुमारी जी, इसके बाद आपका ये 4.0 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये 4.0 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये 4.0 के लिए भी क्लास है। और जनरली लोग भागते रहते हैं इन टर्म्स से। तो यहां पे हमसे कोरिलेशन का स्ट्रेंथ पूछा गया है, रिलेशनशिप का। अब हमें पता है कोरिलेशन सह संबंधन में संबंध की क्षमता पूछी गई है, संबंध की क्षमता आरोही क्रम में पूछी गई है। अब संबंध कितना होता है? -1 से लेकर 0 से लेकर +1। ये हमें विस्तार देखने को मिलता है, ये हमें विस्तार देखने को मिलता है कोरिलेशन का। अब यहां पे हमसे स्ट्रेंथ पूछी गई है। स्ट्रेंथ किससे पता चलता है? स्ट्रेंथ पता चलता है इस वैल्यू से। मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है? मैक्सिमम स्ट्रेंथ है -1, उतनी ही स्ट्रेंथ है +1। जो हमें अधिकतम संबंध क्षमता देखने को मिलती है वो कितनी है? -1 और +1 है। -1 किसकी है? -1 हमें रिपल्सन की ताकत देखने को मिलती है, यहां पे हमें विकर्षण की ताकत देखने को मिलती है, यानी बिल्कुल विपरीत चल रहे हैं। जबकि +1 किसकी देखने को मिलती है? ये हमारे पास सहसंबंध कोरिलेशन की, यानी ये हमें अट्रैक्शन की देखने को मिलेगी, यानी दोनों बिल्कुल साथ साथ चल रहे होंगे। ये हमें आकर्षण की ताकत देखने को मिल रही होगी, ये हमें आकर्षण की ताकत देखने को मिलेगी, यानी ये साथ साथ कितना चलेंगे और ये कितना विपरीत चलेंगे। तो ये हमारे पास ठीक विपरीत की अवस्था दिखाता है और ये दोनों की ताकत बराबर है। लेकिन एक ताकत सकारात्मक दिशा में है और एक ताकत नकारात्मक दिशा में, एक ताकत नकारात्मक दिशा में। यानी जब आपसे ताकत पूछी जाए, क्षमता पूछी जाए, संबंध की क्षमता पूछी जाए, तब आपको पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं देखना। आपको क्या देखना है? किसका वैल्यू ज्यादा है। यानी सबसे कम हमें किसमें करना है? आरोही क्रम में, हमें असेंडिंग ऑर्डर में देखना है, यानी बढ़ते हुए क्रम में। आरोही का मतलब क्या हो गया? बढ़ते हुए क्रम में। असेंडिंग का मतलब हो गया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे, तो सबसे छोटा हो गया 0.30 ताकत में। उसके बाद हमें बढ़ते हुए क्रम में दिखेगा 0.40, फिर बढ़ते हुए क्रम में दिखेगा 0.68 और फिर बढ़ते हुए क्रम में दिखेगा 0.75। ये हमारी ताकत का बढ़ता हुआ क्रम हो गया। ये हमारे पास ताकत है विकर्षण की, ये ताकत है आकर्षण की, ये ताकत है आकर्षण की, ये ताकत है विकर्षण की। प्लस माइनस आकर्षण और विकर्षण को दिखाता है, अट्रैक्शन और हमारे पास रिपल्शन को दिखाया, कितना साथ साथ चलने वाले, ये कितना दूर दूर चलने वाले। लेकिन दूर और पास की ताकत कितनी है, वो ताकत यहां पे पूछी गई है, क्षमता हमसे स्ट्रेंथ पूछा गया। तो इसीलिए यहां आंसर हमें देखने को मिलेगा बी, फिर देखने को मिलेगा सी, फिर देखने को मिलेगा डी और फिर देखने को मिलेगा ए। तो बी सी डी ए है, कोई पहला ही आंसर है। बी सी डी ए हमें आंसर देखने को मिलता है यहां। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। ये ताकत समझ में आ गई, इसको प्लस माइनस में नहीं देखेंगे। प्लस माइनस हमसे अगर पूछा जाए कि कौन सा आकर्षण या विकर्षण का कौन सा कोरिलेशन साथ चलने वाला है, कौन सा विपरीत चलने वाला है। आकर्षण का मतलब, विकर्षण का मतलब क्या हो गया? विपरीत चलना। विपरीत हमारे पास चलन देखने को मिलेगा। यहां पे हमारे पास अपोजिट, हमें अपोजिट मूवमेंट देखने को मिलेगा। यहां पे अगर हम देखेंगे तो यहां हमारे पास सह चलन देखने को मिलेगा। हमारे पास यहां देखने को मिलेगा मूविंग टुगेदर, ये हमें सहचलन देखने को मिलता है। अगर हम आकर्षण की बात करें, साथ साथ चलना या अलग अलग चलना, तो ये साथ साथ चलने की ताकत है, ये अलग अलग चलने की ताकत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। When an experimenter wishes to ensure equal representation of a highly correlated variable with dependent variable at all levels of independent variable, he should use design. जब कोई प्रयोगकर्ता अनाश्रित चर के सभी स्तरों पर अत्यधिक सहसंबंधन चर और आश्रित चर के समान प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना चाहता है, तो उसे निम्नलिखित में से किस अभिकल्प का उपयोग करना चाहिए? रिपीटेड मैसेज, रैंडमाइज्ड ग्रुप,
लैटिन स्क्वायर, रैंडमाइज्ड ब्लॉक। तो यहां पे हमसे डिजाइन के टाइप्स को दिया गया है और पर्टिकुलरली हमारे पास एक फॉर्म के लिए डिजाइन पूछा गया, पर्टिकुलरली फॉर्मेट के लिए हमसे डिजाइन पूछ लिया गया है कि हमारा अभिकल्प डिजाइन कैसा होना चाहिए, हमारा अभिकल्प कैसा होना चाहिए। ठीक है, अब अगर हम यहां देख रहे हैं तो हमें क्या चीज देखने को मिलेगी, तो यहां हमसे क्या क्या इंडिकेटर्स दे रखे हैं। पहला हमें इंडिकेटर दे रखा है कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन, हमें यहां पर किस चीज के ऊपर बात कर दिया है और इसी से आंसर निकल गया। हम जब बात कर रहे हैं इक्वल रिप्रेजेंटेशन, यहां हम बात कर रहे हैं किसकी, समान प्रतिनिधित्व। तो समान प्रतिनिधित्व अगर हम दे रहे होते हैं तो समान प्रतिनिधित्व किस में आता है, हमेशा रिपीटेड या लैटिन में नहीं आएगा, रैंडमाइज में आएगा। यादृच्छिक में हमेशा क्या देखने को मिलेगा, समानता मिलेगी, यादृच्छिक में समानता देखने को मिलेगी। हिना कुमारी जी, ये सब क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन टॉपिक यही आएगा, ये ध्यान रखिए। क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस हमारे पास कम रहते हैं, लेकिन टॉपिक यही आते हैं। तो इससे एक आपका ये रिवीजन है हमारे पास, ये एक तरह से रिवीजन का बेसिस है कि आप इसके बेसिस पे रिवाइज कर सकते हैं कि आप कितना पानी में, कितना आपको कोई टॉपिक आता है, किस टॉपिक के पे अब आपको रिवीजन में फोकस करना चाहिए। नए टॉपिक नहीं पढ़ने, जो टॉपिक अच्छे से कर पा रहे हैं उसका रिवाइजन ज्यादा कीजिए ताकि उन क्वेश्चंस को आप कर पाएं। ठीक है, तो यहां पे हमने जैसे ही देखा कि हमारे पास हमें के समान प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना है, जब हमें इंश्योर करना है इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द वेरिएबल्स, तो जैसे ही इक्वल रिप्रेजेंटेशन तो वो रैंडमाइज में होता है। जब भी हम कोटा ले लेंगे सैंपलिंग में, जब भी हम रिपीटेड करेंगे, जब भी हम रिपीट करेंगे, कोटा ले लेंगे। लैटिन स्क्वायर का मतलब हम कोटा बांट रहे हैं, एक स्क्वायर में एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, उसके हमने कॉलम और रो बनाया तो हमने कोटा बांट दिया। तो कोटा बांट रहे हैं या रिपीट कर रहे हैं तो उसमें हमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाएगा, हमें समान प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाएगा हर एक वेरिएबल को। रैंडम है तो सबका चांस है, किसी को भी चूज किया जा सकता है हम अपने रिसर्च में, इसीलिए यहां पे हमें ये देखने को मिला कि रैंडमाइज ग्रुप या रैंडमाइज ब्लॉक। अब यहां पे फिर से हमें क्या देखना है, फिर से हम जब यहां पे बात करते हैं कि हम किसकी तरफ चलें, क्या हम रैंडमाइज चुने, तो जब हम ब्लॉक डिजाइन को देखते हैं तो ब्लॉक डिजाइन में हमें क्या देखने को मिलेगा और हमें जो ग्रुप डिजाइन है, ग्रुप डिजाइन में क्या देखने को मिलेगा। अब यहां हाईली कोरिलेटेड डिपेंडेंट वेरिएबल है, हाईली कोरिलेटेड डिपेंडेंट वेरिएबल है एट ऑल लेवल्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहां हमें लेवल्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल दे दिया, यहां हमें किसको चुनना है, लेवल्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहां हमें आश्रित चर के स्तर चुनने हैं, अनाश्रित चर के सभी स्तरों पर हम सहसंबंधन को देख रहे हैं, अनाश्रित चरों के सभी स्तरों पर देख रहे हैं। जब हम लेवल वाइज एक एक लेवल को टेस्ट करना चाहते हैं, कोरिलेशन एक एक लेवल को टेस्ट करना चाहते हैं, तो हमारे पास ग्रुप ना बनकर ब्लॉक बन गए, जिसमें हम क्या करेंगे, ब्लॉक डिजाइन को इस्तेमाल कर रहे हैं और हम हर लेवल के ब्लॉक्स को बनाएंगे और उस ब्लॉक्स के ऊपर हम कोरिलेशन टेस्ट कर रहे होंगे, हर ब्लॉक के ऊपर हम कोरिलेशन टेस्ट कर रहे होंगे। इसी तरह का हमें लैटिन स्क्वायर में देखने को मिलता है, लेकिन लैटिन स्क्वायर में हमें रिप्रेजेंटेशन इक्वल नहीं मिल पाएगा, इसीलिए लैटिन स्क्वायर हमने नहीं चुना। हम किसको चुनेंगे, हम चुनेंगे रैंडमाइज्ड ब्लॉक को, हम यादृच्छिक ब्लॉक को चुनेंगे। ब्लॉक किस लिए, क्योंकि सभी स्तरों पर अनाश्रित चरों का हमने कोरिलेशन देखना है आश्रित चरों के साथ। वी हैव टू test the correlation of all levels of independent variables against the dependent variable. So we will take a block design, we will take a block design. ठीक है, यहां पे ग्रुप्स इसीलिए हमारे पास हट गए, ग्रुप्स नहीं है, समूह नहीं रहेंगे। यहां पे हम स्तर बना लेंगे और उसके ऊपर सारे वेरिएबल्स को, डिपेंडेंट वेरिएबल्स को चेक कर रहे होंगे, टेस्ट कर रहे होंगे। आंसर यहां डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को देखें। इंडिजिनाइजेशन ऑफ रिसर्च फॉर प्रपोजल फॉर, शोध में देशीकरण या स्थानिकता किस लिए दी जाती है। हम यहां पे इंडिजिनाइजेशन कह रहे हैं, देशीकरण कह लें, या इसी को हम कह लेते हैं शोध की स्थानिकता। इसको हम कहते हैं शोध की स्थानिकता, यानी हम अपने
लोकलाइज कर रहे हैं, इंडिजनाइज कर रहे हैं या लोकलाइज कर रहे हैं रिसर्च को। यानी प्याजे ने जो स्टडी करी, हम कहेंगे अरे प्याजे ने तो स्टडी करी अमेरिका में, और वो भारत के बच्चे पे लगेगी कि नहीं लगेगी? कैसे देखें भारत के बच्चे पे लग रही है कि नहीं लग रही? हमारा जो कैटल का है, कैटल कहते हैं कि संस्कृति मुक्त है। क्या सही में वो संस्कृति मुक्त है? जब हम अपने भारत के भारतीय बच्चों के ऊपर वो लगाते हैं, व्यक्तित्व लगाते हैं, तो हमें क्या चीज देखने को मिलता है? तो हमें देखने को मिलेगा कि क्या वेरिएशन तो नहीं आ रहा। जैसे कि हमें कोलबर्ग के रिसर्च के ऊपर देखने को मिला कि कोलबर्ग के रिसर्च के ऊपर गिलिगन आरोप लगाती हैं कि ये जो है ये बायस्ड है, और ये अमेरिकी कल्चर जो कि हमें वेस्टर्न कल्चर देखने को मिलता है, पश्चिमी जो हमें संस्कृति देखने को मिलती है, उसके लिए उपयुक्त है, उसके लिए ये हमें ये उपयुक्त देखने को मिलता है। तो इस समस्याओं को दूर करने के लिए हम क्या लेके आए? हम कंसेप्ट लेके आए कि हम भारत का जो ये सारे रिसर्च है ना, इसके जो रिजल्ट्स हैं उसको भारत में देख करके देखें कि क्या ये भारतीय चीजों के ऊपर, भारतीय बच्चों के ऊपर एप्लीकेबल है उसी तरीके से जिस तरीके से बता रहे हैं कि हमारे पास कोलबर्ग, प्याजे, या हमें बता रहे हैं कि हम स्मृति के शोध देख रहे हैं, हम मेमोरी के रिसर्च देख रहे हैं, हम पर्सनालिटी के रिसर्च देख रहे हैं, इंटेलिजेंस के रिसर्च देख रहे हैं। तो सब जगह जैसे कि आपने देखा कि टेस्टिंग में गड़बड़ मिली, हमें टेस्टिंग में गड़बड़ मिली, तो एक सीरीज में आप देखेंगे इंडिया के हमारे पास बैटरीज और टेस्ट आने लगे। हमें देखने को मिलता है प्रोमिला थापर देती हैं, हमें देखने को मिलता है भाटिया बैटरी टेस्ट देखते हैं, हमें देखने को मिलता है ओझा अपना इंटेलिजेंट टेस्ट देते हैं, हमें देखने को मिलता है पर्सनालिटी टेस्ट सबके इंडिजनाइज होने लगते हैं, मलिक सर का आता है, अलग अलग हमें इंडिजिनस टेस्ट देखने को मिलते हैं। तो ये क्या देखने को मिला? ये हमें देखने को मिलता है कि जब हम किसी भी शोध को अपने स्थानिक आधार पर हम इसको करने की कोशिश करते हैं, क्या हम इसको करने की कोशिश करते हैं? एक्सप्लेन। जब हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं तो उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा? उसमें हमें डिस्क्रिपेंसीज देखने को मिलेगी, उसमें हमें बड़ी सारी कमियां देखने को मिलती हैं जब हम किसी वेस्टर्न रिसर्च को अपने इंडिजिनस कल्चर के साथ कंपेयर करना शुरू करते हैं। खासकर टेस्ट में तो, परीक्षणों में तो ऐसी बड़ी दिक्कत आती है। तो इसीलिए हम उसको स्थानिक तौर पर अडेप्ट करना शुरू करेंगे। भारत में जैसे हमने इंडियन एडेप्टेशन के ऊपर बात करी, अफ्रीका में तो अफ्रीकन एडेप्टेशन के ऊपर बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया में तो ऑस्ट्रेलियन एडेप्टेशन के ऊपर बात करेंगे, हम अगर ब्राजील में तो ब्राजीलियन एडेप्टेशन के ऊपर बात करेंगे। स्थानिक रूप से उसको अडेप्ट करने के ऊपर हम बात कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल यहां आता है कि जो हमारे उसके हम लोकल एक्सप्लेनेशन को करने की कोशिश करते हैं, उसमें आती है हमें कठिनाई, उसमें आती है हमें डिफिकल्टी कि हम उसको अपने स्थानिक घटनाओं पर स्पष्ट नहीं कर पाते। इसीलिए इन कमियों को दूर करने के लिए हमने स्थानिकता की बात करी, हमने लोकलाइजेशन और इंडिजनाइजेशन की बात करी हमने। उत्तर यहां तीसरा रहा। लगभग सभी साथियों ने सही उत्तर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। A teacher will tested to verify the effect of 3 independent variables on 2 dependent variables. Shall use for data analysis. कौन सा डाटा एनालिसिस यूज करेंगे? 2 आश्रित चरों पर 3 अनाश्रित चरों के प्रभाव को सत्यापित करने में रुचि रखने वाले शोधकर्ता प्रदत्त विश्लेषण हेतु डैश का उपयोग करेगा। किस चीज का उपयोग करें? अगर हमें क्या करना है, we have to take 3 independent variables and see their effect on the 2 dependent variable. 2 आश्रित चरों पर 3 अनाश्रित चरों का प्रभाव हमने अध्ययन करना है। तो एक तो हमारे पास n और n हट गया, यानी यहां पर एनालिसिस ऑफ वेरिएशन हो गया। इसकी जगह हम मल्टीपल एनालिसिस लेंगे। m फॉर मल्टीपल होता है, a फॉर एनोवा। यहां पे एनोवा का मतलब क्या हो गया? एनोवा का मतलब एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, यानी हम वेरिएंस यूज कर रहे हैं, ये तो हमें पता चल गया। ठीक है, अनोवा का मतलब एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के ऊपर हम बात कर रहे हैं। एनकोवा का मतलब एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस। ठीक है, मनकोवा मल्टीपल हो गया, मल्टीपल एनकोवा हो गया, और मनोवा अब यहां हमें पता है 2 चर हैं, 3 चर हैं, हमारे पास 2 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। इसलिए यहां सीधा सीधा हमें पहला तो हट गया क्योंकि मल्टीपल होना चाहिए। यहां पे बहु एनकोवा या हमारा बहु एनोवा होना चाहिए। अब यहां पे हम क्या स्टडी करें? ठीक है, बिल्कुल ओम प्रकाश जी, आप पीछे 3 बारी के क्वेश्चंस देख सकते हैं। ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ सकते हैं, ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन
आ सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है, सीधा डेफिनेशन पूछी गई है आपसे, सीधा सीधा डेफिनेशन पूछी गई है और कुछ नहीं है कि आपको ये चारों की डेफिनेशन आती है। और ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आने वाला रहता है हमारे पास कि इसी तरीके से आपको क्वेश्चन पूछेंगे। हाँ, कुछ क्वेश्चन इसमें टफ मिलेंगे, लेकिन बाकी क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक के सेम आपको मिलते हैं। यूजीसी नेट में भी जाइए आप और किसी और पेपर में भी जाइए, क्योंकि इसमें डिफिकल्टी वैसी डिफिकल्ट है इतना, ये तो और क्या डिफिकल्टी लेके आएंगे कोई आपसे। और हमसे स्टैटिस्टिक्स की मास्टर्स के क्वेश्चन थोड़ी पूछ लेंगे, हमसे सिंपल स्टैटिस्टिक्स पूछते हैं जो किसी भी लेवल पे, ये सबसे सिंपल स्टैटिस्टिक्स है, सिर्फ डेफिनेशन पूछी गई है इसमें कि आप डेफिनेशन पहचान पा रहे हैं कि नहीं पहचान पा रहे। तो अब यहां पे हमें क्या देखना है कि हमें यहां पर देखना है कि हमारा जो डाटा एनालिसिस है, क्या यहां कोवेरियंस आएगा या यहां वेरिएंस आएगा। अब ये एक बात तो है, क्योंकि कोवा है तो यानी कोवेरियंस के ऊपर बात हो रही है या वेरिएंस के ऊपर बात हो रही है। हमने ये तो देख लिया कि हमारे पास मल्टीपल आना चाहिए, ठीक है। तो जब हम इसमें बात करते हैं तो हमें पर्टिकुलरली क्या पता चलेगा, यहां पे हम ये देख रहे हैं कि 2 और 3 है, यानी मैच नहीं कर रहे, तो कोवेरियंस हमें देखने को नहीं मिल सकता। कोवेरियंस यहां क्वेश्चनेबल हो गया। यहां पे हम इफेक्ट को देख रहे हैं, तो इफेक्ट हम कोवेरियंस, क्योंकि किन दो को हम वेरिएट करके चल रहे हैं किसके साथ, तो कोवेरियंस यहां पे नहीं आएगा, इसीलिए आंसर यहां मनोवा हो गया। मल्टीपल एनोवा करेंगे हम 3 का 2 के साथ जो है अलग अलग तरह से वेरिएशन देखने को मिलेंगे, अलग अलग तरीके से वेरिएशन देखने को मिलेगा। जो हमें विसरण देखने को मिल रहा है, वो विसरण किस आधार पे देखने को मिल रहा है, वो हमें मल्टीपल एनोवा देखने को मिलेगा। एक से अधिक हम रिलेशन स्टडी कर रहे होंगे, इफेक्ट को स्टडी कर रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट देखें। द क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन रिसर्च डज नॉट सब्सक्राइब टू द व्यू दैट, शोध का समालोचनात्मक परिप्रेक्ष्य इस विचार का अनुमोदन नहीं करता है। नेक्स्ट, ये हमारे पास नहीं वाला क्वेश्चन है। अगर हम देखें, नहीं करता है, नॉट सब्सक्राइब टू द व्यू, किस व्यू को अनुमोदन नहीं करता है, किस परिप्रेक्ष्य का अनुमोदन नहीं करता है, किस विचार का अनुमोदन नहीं करता है, किस विचार का अनुमोदन नहीं करता है। और यहां पे हमारा रिसर्च टाइप कौन सा है, रिसर्च टाइप है क्रिटिकल पर्सपेक्टिव। यहां पे हम समालोचनात्मक परिप्रेक्ष्य देख रहे हैं। समालोचनात्मक परिप्रेक्ष्य किसके ऊपर बात करता है, किसके ऊपर बात करता है। तो क्रिटिकल पर्सपेक्टिव क्या है, समालोचनात्मक परिप्रेक्ष्य क्या है। समालोचनात्मक परिप्रेक्ष्य को हम कहते हैं कि ये हमेशा सबकी आलोचना करेगा। एक सिंपल सी चीज हम देख लेते हैं, सबकी आलोचना करेगा। आलोचना करने का मतलब हो गया, ये किसी भी चीज को सच नहीं मानता, हर चीज के ऊपर प्रश्न खड़े करता है। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव किसके ऊपर बात करता है, हर चीज पर प्रश्न खड़े करता है। ये क्यों, अच्छा ये क्यों नहीं, और ये क्यों, और ये क्यों नहीं। तो जो भी बात कही जाएगी, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव सबको क्वेश्चनेबल रखेगा, सबको क्वेश्चन उठाएगा, हर चीज पे क्वेश्चन उठाएगा। यानी ये मिथ्स को तोड़ेगा, जितने मिथक समाज में उनको तोड़ने की बात करेगा, ये चेंज देगा सोसाइटी में, ये हमेशा समाज को बदलने की बात करेगा, क्योंकि जो चल रहा है उस पर प्रश्न खड़े करेगा। ये हर जो परंपरागत चीज है उसके ऊपर प्रश्न खड़े करता है, जो पहले से ज्ञान मौजूद है उसके ऊपर प्रश्न खड़े करता है। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव वो है जो हर चीज पर प्रश्न खड़े करे, क्वेश्चन उठाए, ये क्यों और ये क्यों नहीं, ये क्यों नहीं हो सकता, ये क्यों हो रहा है। जब ये हर चीज पर पूछेगा उसे क्रिटिकल पर्सपेक्टिव कहेंगे। तो यहां पर ये क्या करेगा, जितने भी थ्योरी के साथ भ्रम जुड़े हुए उन सबको तोड़ देगा, सिद्धांत के संसूचित जो भ्रम है उनको तोड़ने की कोशिश करेगा, जितने भी भ्रम होंगे। ये रिसर्च के फॉल्स बिलीव्स को, जितने भी हमारे पास हमें मिथ्या विश्वास देखेंगे उनको भी तोड़ने की कोशिश करेगा। ये मिथ्या विश्वास को तोड़ने की कोशिश करेगा, ये भ्रम को तोड़ने की कोशिश करेगा, ये मिथकों को तोड़ने की कोशिश करेगा, और इन सब से ये समाज को बदलने का प्रयास करेगा। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव क्वेश्चंस द मिथ्स, they question the illusions around many kind of knowledge available within the society, and they will expose the false beliefs prevalent within the society, and then they will promote the change in the society। ये हमेशा चेंज लेके आएंगे।
तो इसीलिए क्या कर रहे होंगे, ये रियलिटी को स्टेबल बताएंगे नहीं, ये कहेंगे यथार्थ कभी भी स्थिर नहीं होता, यथार्थ उस समय के ज्ञान के हिसाब से होता है। जैसे जैसे ज्ञान और विज्ञान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सच्चाई टूटेगी और नई सच्चाई आएगी। ये हमेशा बात करते हैं कि जो नेचुरल लॉज हैं, इनकी अंडरस्टैंडिंग, इनकी रियलिटी को हम तोड़ेंगे, रियलिटी को हम क्या करेंगे, रियलिटी को हम फॉल्स कहेंगे, और यहीं से हमारे पास क्या निकल के आएगी, न्यू रियलिटी निकल के आएगी, न्यू रियलिटी निकल के आएगी। वेस्टर्न कंसेप्ट है, वेस्टर्न कंसेप्ट में हम देखते हैं कि क्या है हमारे पास, जैसे हम दो पॉपुलर बुक्स की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं इस्लामिक लिटरेचर की और हम बात करते हैं कैथोलिक लिटरेचर की, यानी हम ईसाई प्रवर्तक हम विचारों की बात करते हैं या इस्लामिक प्रवर्तक विचारों की बात करते हैं, दोनों ने यह बात कही कि सूरज पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है। दोनों इसके ऊपर बात कर रहे हैं, जो हमें लिटरेचर देखने को मिलता है, जो हमें साहित्य देखने को मिलता है। वहीं पर जब आप देखेंगे कि उस समय के विचारकों ने, जो पश्चिमी विचारक थे, उन्होंने इसके ऊपर बात करी नहीं, तो यह सबसे खूनी कंसेप्ट माना जाता है साइंस का, क्योंकि जितने वैज्ञानिकों ने ग्रीक से लेकर और आगे यूरोप तक, यहां पे इस पूरे क्षेत्र में जिन्होंने इसके ऊपर बात करी कि नहीं सूर्य चारों तरफ नहीं घूमता पृथ्वी के, पृथ्वी चारों तरफ घूमती है सूर्य के, तो उनको इतने सारे लोगों को मौत के घाट उतारा गया, इतने सारे वैज्ञानिकों को मौत के घाट उतारा गया। तो क्रिटिकल पर्सपेक्टिव बात करता है किसका, ये सब मिथकों को तोड़ने की बात करता है, और क्योंकि हमसे पूछा गया है नहीं आंसर, तो इसीलिए आंसर सेकंड हो गया। ये कहते हैं रियलिटी क्या है, तो इसीलिए जो हम कहते हैं ना कि हीलियोसेंट्रिक मॉडल है हमारे पास, पुराना मॉडल इस्लामिक मॉडल और कैथोलिक मॉडल हमारे पास कौन सा है, वो दोनों मॉडल बात करते हैं हीलियोसेंट्रिक मॉडल की, कि बीच में हमारे पास हीलियोसेंट्रिक, मैंने सॉरी कहा, वो जियोसेंट्रिक मॉडल की बात करते हैं कि पृथ्वी बीच में है और सूर्य चारों तरफ घूम रहा है। जबकि वहां पर कंसेप्ट आया, जैसे आपने सुना होगा, गैलीलियो को नजरबंद किया गया, सुकरात को इसके लिए बंद कर दिया गया, कहा कि आप इसके बारे में कहिए, या फिर उसके बाद भी आप देखेंगे बहुत सारे वैज्ञानिकों का इसी बात के लिए उनके ऊपर ईश निंदा का आरोप लगाया कि आप हमारे ईश्वर के ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं, और उनको मौत के घाट उतारा गया या जेल में बंद कर दिया गया पश्चिमी विचारकों में। भारत में तो ये पहले से ही था। भारत तो आप देखेंगे नामी भूगोल है, यानी भूगोल होती है, नामी सूर्य सिद्धांत हमें 300 बीसी के आसपास देखने को मिलता है, सूर्य सिद्धांत लिखा गया है। तो वो यहां पे भारत में ही पहले से था। भारत में ईश निंदा का वैसे भी कंसेप्ट नहीं है, आप खूब गालियां दे सकते हैं भगवानों को, भारत में इसकी छूट है, भारत में ईश निंदा नहीं होती। पश्चिम में जैसे जैसे जाएंगे तो वहां ईश निंदा बहुत बड़ा इशू है कि भगवान के खिलाफ आप कुछ नहीं बोल सकते। तो वहां पर इस पर्टिकुलर की रियलिटी को आप चैलेंज करना शुरू करते हैं जब आप किसी भी वास्तविकता को झूठ बताना शुरू करते हैं और नई वास्तविकताएं देते हैं, तो आपके ऊपर सीधा सीधा आप चैलेंज कर रहे हैं किसको, भगवान की बनाई हुई दुनिया को चैलेंज कर रहे हैं और भगवान के कहे हुए बातों को चैलेंज कर रहे हैं। तो आपके ऊपर तुरंत ही ईश निंदा का आरोप लगता है, और यानी आप गॉड का अपमान कर रहे हैं, भगवान का अपमान कर रहे हैं, अल्लाह का, गॉड का अपमान कर रहे हैं आप, और उसके बाद आपके ऊपर ईश निंदा का आरोप लग जाता है। तो ये कौन करते हैं, ये करते हैं जो क्रिटिकल पर्सपेक्टिव रखते हैं, जो समालोचनात्मक परिप्रेक्ष्य रखते हैं, वो इस चीज के ऊपर बात करते हैं, वो इस चीज के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, तो यहां आंसर हमें सेकंड देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। A researcher using a group of 10 subjects under 4 conditions repeatedly, what will be degree of freedom for the error terms? एक शोधकर्ता 4 परिस्थितियों में 10 व्यक्तियों के समूह का बार बार प्रयोग कर रहा है, त्रुटि पद के लिए स्वायत्तता का अंश क्या होगा? बिल्कुल, सोक्रेट क्वेश्चनिंग इसी के ऊपर बेस था, जो हम क्रिटिकल कहते हैं, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव कहते हैं, इसी पे सोक्रेटिक डायलॉग बेस था। अगर हम सुकराती जो बातचीत देखते हैं उसको हम इसी पे आधारित देखते हैं, यही हमारे पास वो बेसिस है जिसके ऊपर हमने इस चीज को देखा, इसी पे बेसिस हमने देखा है। तो यहां हमारे पास रिपीटेड मेजर्स का पूछ रखा है, क्योंकि हमारे पास कंडीशंस रिपीट की गई है, तो रिपीटेड मेजर्स पूछा गया है।
रिपीटेड मेजर्स का हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछा गया है। जब हमें यहां पर देखने को मिलता है कि जो पुनरावृत्तिक माप है, पुनरावृत्तिक मापन है, पुनरावृत्तिक मापन का हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछा गया है ना, स्वायत्तता का अंश पूछा गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछा गया है। बिल्कुल विद इन डिजाइन रहेगा ये, अगर हमसे पूछा गया है किसके लिए, रिपीटेड मेजर है, रिपीटेड मेजर तो विद इन डिजाइन हो जाएगा। यहाँ पे हम एक्चुअली रिपीटेड मेजर के ऊपर बात करें क्योंकि कंडीशंस रिपीट हो रही है ना, कंडीशंस रिपीट हो रही है तो रिपीटेड मेजर है, ये विद इन डिजाइन रहेगा। अब अगर हम इसके ऊपर बात करें डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो यहां हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहां अगर हम देखें तो हमें देखने को मिलता है कि अगर हम यहां बात करते हैं सब्जेक्ट्स की, सब्जेक्ट्स यानी आइटम्स कितने हैं, तो आइटम्स हमें 10 देखने को मिल रहे हैं, एन यहां पे 10 देखने को मिल रहे हैं। जबकि अगर हम रिपीटेड कंडीशंस को देखें तो के हम देखें तो के हमें 4 देखने को मिल रहा है। जब हम पुनरावृत्ति देखें तो हम इसे कैसे डिनोट करते हैं कि हमारे पास कितनी बार प्रयोग किया जा रहा है, तो यहां पर 4 परिस्थितियों को बार बार किया गया है और 10 व्यक्ति लिए गए हैं। सब्जेक्ट्स हमारे पास 10 हैं, सब्जेक्ट्स हमारे पास 10 हैं, यानी 10 लोगों का डाटा कलेक्ट किया जा रहा है और 4 बार ही किया गया। इसको इस तरीके से देखिए कि एक व्यक्ति का 4 बार डाटा लिया गया, 10 व्यक्तियों का 4 बार डाटा लिया गया है। तो यहां पर इसीलिए n = 10 हो जाता है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें क्या देखने को मिलता है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें देखने को मिलता है n-1 इंटू k-1, ये हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम देखने को मिलता है। n-1 ये फॉर्मूला है, जब भी हमें रिपीटेड मेजर का दे रखा हो, पुनरावृत्तिक मापन दे रखा हो, तो उसमें हमें ये देखने को मिलता है, यानी यहां पर 10 - 1 हो गया और 4 - 1 हो गया, तो 9 × 3 हो गया, जो कि 27 हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम यहां पर देखने को मिलेंगे। आंसर सेकंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। साइकोलॉजिकल रिसर्च डज नॉट अलाउ वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज। मनोवैज्ञानिक अनुसंधान निम्नलिखित में से किसी क्रियाकलाप की अनुमति नहीं देता है। यहां पे नहीं देने की बात हुई है, अनुमति नहीं देता है। किस क्रियाकलाप की अनुमति नहीं देता है, डज नॉट अलाउ। तो किसका क्वेश्चन हो गया, ये एथिक्स का क्वेश्चन हो गया। किसका क्वेश्चन हो गया, एथिक्स का क्वेश्चन हो गया। ये हमें शोध नैतिकता का प्रश्न देखने को मिलता है। टॉपिक देखा था ना हमने, शोध नैतिकता, तो ये उसका प्रश्न हमें देखने को मिल गया। अभी तक हमने डिजाइन के क्वेश्चन देखे, स्टैट्स के क्वेश्चन देखे, ये पहला क्वेश्चन हमें एथिक्स का देखने को मिल रहा है। कौन सी चीज हम इसमें से नहीं करेंगे, हम इसमें से कौन सी चीज नहीं करेंगे, 4 हैं यहां पे, कौन सी चीज को हम नहीं करेंगे, डीब्रीफिंग द पार्टिसिपेंट, सहभागियों को अध्ययन के बाद सूचित करना है। ठीक है, तो अगर मुझे यहां पे हम एथिक्स के ऊपर बात करते हैं, एथिक्स के ऊपर बात करते हैं, तो हमें सहभागियों को सूचित करना होता है। बिल्कुल, हम सहभागियों को अपने, हमारे जो प्रश्न है उसके एक एक बिंदु के, हमारे जो परीक्षण है उसके एक एक बिंदु से अवगत करवाते हैं। उसको पूरी तरीके से हमें क्या करना होता है, अवेयर करना होता है हम क्या करने वाले हैं परीक्षण में। तो यहां पे हमारे पास पूरी की पूरी अवेयरनेस उनको देनी होती है, डीब्रीफिंग करनी होती है हमारे पास। फिर कॉन्फिडेंशियलिटी, जो डाटा हमें सब्जेक्ट देगा, जो भी विषयता हमें देगा, तो वो हमें देखने को मिलेगा, वो हमें गोपनीय रखना है, वो हमें किसी को उजागर नहीं करना। अगर हमें कोई डाटा उजागर भी करना है तो बिना नाम के करना होता है, बिना नाम के करना होता है। और फिर ग्रांटिंग परमिशन टू विड्रॉ फ्रॉम द रिसर्च, नॉन ग्रांटिंग गलत है, जब चाहे छोड़ने को तो वो छोड़ सकता है। अनुमति नहीं देना, छोड़ने की अनुमति नहीं देना गलत है। जब कोई सब्जेक्ट चाहे कि मुझे अब पार्टिसिपेट नहीं करना है, उसको हमें इमीडिएट इफेक्ट से हमें क्या करने देना होता है, उसको कह देना होता है ठीक है जी आप जा सकते हैं। यहां पर हम कभी भी किसी को फोर्सफुली रोकते नहीं है, चाहे वो मिड में जाए, चाहे वो शुरू में जाए, चाहे वो अंत में जाए, चाहे वो अंत में जाए। ठीक है, तो ये हमें देखने को मिलता है। देखिए लेवल, मैं फिर से बोल रहा हूं कि आपके जो 100 क्वेश्चन होते हैं उसमें 70 क्वेश्चन का लेवल ये होता है, 30 क्वेश्चन का लेवल इससे अप होता है। 100 क्वेश्चन होते हैं उसमें 30 क्वेश्चन, किनका सिलेक्शन नहीं होता, जो उस 30 क्वेश्चन में फंस जाते हैं। जो उस 30 क्वेश्चन में फंस गए ना, उनका सिलेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। जो वो 70 क्वेश्चन करते हैं ना जो आसान है, उनका सिलेक्शन होता है। ये पहचानना एग्जाम में मुश्किल हो जाता है।
फिर ऑब्टेनिंग कंसेंट, बिल्कुल हमें बिल्कुल कंसेंट लेना है, सहमति बिल्कुल लेनी है। जब तक सहमति नहीं देगा व्यक्ति तब तक हम उसके ऊपर कोई शोध नहीं कर सकते, क्योंकि हमसे नहीं पूछा गया है, इसलिए आंसर तीसरा हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए। इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड ग्रुप एन एग्जामिनी स्कोर्स 1 SD अबव द मीन, व्हाट शैल बी हिज परसेंटाइल स्कोर। प्रकृति प्रायिकता वितरण वाले समूह में किसी परीक्षार्थी को औसत से 1 SD अधिक अंक प्राप्त हुआ है। 1 SD अधिक, तो यहां पे हमसे बात की जा रही है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की। ये हमें 1 SD अधिक देखने को मिलता है और ये हमें 1 SD कम देखने को मिलता है। ये हमारे पास सिग्मा इज इक्वल टू 0 मीन होता है। जैसे कि अगर मैं IQ के लिए बताऊं तो IQ के लिए 100 हो जाएगा। ये हमें 114 देखने को मिले, 116 देखने को मिलेगा और ये 84 देखने को मिलेगा। ये 116 देखने को मिलेगा, ये 84 देखने को मिलेगा। ये हमारे पास -1 +1 होता है, ठीक है। तो हमें यहां पे प्रतिशतांक मूल्य कितना देखने को मिलेगा, कितना देखने को मिलेगा? अंक पूछा गया यहां पे, मैंने यहां पे स्कोर दे दिया है। अंक देखें तो हमें क्या देखने को मिलता है, यहां 50 देखने को मिलता है, यहां 50 का स्कोर हमें देखने को मिलता है, प्लस यहां हमें 34, यहां पे 34% है। ये परसेंट पूछा गया ना, सॉरी, ये डाटा 34% का होता है। ये 34% का होता है। ये टोटल मिला के हमारे कितना बन जाता है, तो ये आ गया हमारे पास। अब हमसे पूछा गया कितना प्रतिशतांक मिलेगा, क्योंकि हमसे परसेंटाइल पूछा गया है, हमसे परसेंटाइल स्कोर पूछा गया है, परसेंटाइल स्कोर पूछा गया है, ठीक है। तो अगर हम परसेंटाइल देखेंगे तो हमें क्या क्या चीज देखने को मिलती है। यहां पे फिर हमें 13% का देखने को मिलता है, यहां पे भी हमें 13% का देखने को मिलता है, -2 सिग्मा के ऊपर हम बात करें। इसके बाद हमें 2.1% का देखने को मिलता है, %2.1% का देखने को मिलता है, और इसके बाद फिर 0.01% का देखने को मिलेगा। 0.1%, 0.1%, जो कि हमारे लिए ये हो गया -3 + 3 सिग्मा, ये हो गया हमारा -3 सिग्मा, ये +4 सिग्मा, -4 सिग्मा, ये +4 सिग्मा। ये हमें डाटा देखने को मिलता है। अब अगर हम देखें परसेंटाइल पूछा गया है ज्यादा, तो हम यहां से लेके चलेंगे, यहां से 50 हो गया हमारा, 50 के बाद +34, तो ये हमें 84% देखने को मिल गया। यहां तक हमें देखने को मिल गया +13, ये 84% हो गया। इसमें हमें +13 देखने को मिलेगा, तो ये आ गया हमारे पास 97%, ये हमें। और यहां पे अगर हम आ रहे हैं तो यहां +2.1, यानी यहां पे 99.1% हमें देखने को मिल रहा है। ये 99.1% हमें देखने को मिल रहा है। तो अब हमसे पूछा गया 1 सिग्मा पे कितना है, तो 1 सिग्मा पे 84% होगा। 2 सिग्मा पूछा जाता आपसे, +2 सिग्मा कितना है, तो +2 सिग्मा पे 97% होगा। अप्रॉक्सिमेटली +3 सिग्मा पूछा जाता तो 99.1% है। यही आपसे पीछे पूछा जाता तो -1 सिग्मा पे कितना है, तो -1 सिग्मा पे 50 में से हम 34 घटा लें, 50 में से 34 घटाए तो हमारे पास कितना आ गया, 10 में से 4 गया 6, और हमारे पास 4 में से 3 गया 1, तो यहां पे आ गया 16%, और ये हमें 16% देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसमें से फिर 13% और घटा लें, -2 सिग्मा से 13% घटा लें तो ये 3% के आसपास देखने को मिल रहा है, और इसमें से फिर 2.1% घटा लें तो ये हमें देखने को मिलता है कितना, ये देखने को मिलता है 0.9%। तो ये हमें देखने को मिलता है अगर हमसे डाटा पूछा जा रहा है। अगर हमसे डाटा पूछा जा रहा है कि हम
प्लस में डाटा देख रहे हैं या माइनस में डाटा देख रहे हैं। तो माइनस +1 सिग्मा हम 84 देख चुके हैं, ये 84 आ जाता है +1 का। अगर +1 सिग्मा है तो 84% आ जाता है। +1 सिग्मा 84% परसेंटाइल में डाटा आएगा, +2 सिग्मा 97 परसेंटाइल में डाटा आएगा, +3 सिग्मा हमारा 99.1% डाटा आएगा, +4 सिग्मा में सारा कवर हो गया, 100% हो जाता है। -4 सिग्मा में हमें 0.1 सेगमेंट देखने को मिल रहा है। अगर -4 देखें तो 0.1% है, +4 देखें तो 100% डाटा को हम लेके चल रहे होते हैं। यहाँ पे 100% डाटा को लेके चल रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हमें क्या देखने को मिला, ये एसडी वैल्यू देखने को मिल रही है, एसडी वैल्यू देखने को मिल रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। Which of the following statement does not apply to normal probability curve? तो ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है, इसी को हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व कहते हैं। तो यहां डज नॉट अप्लाई पूछा गया है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में। तो यहां पे पूछा गया है लागू नहीं होता है किसमें, तो हमसे सामान्य वक्रता जो हमारे पास प्राकृतिक प्रायिकता वक्र है, प्रकृत प्रायिकता वक्र है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है। ये है हमारा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, जो कि मैंने डाटा को हमने अरेंज करके देखा, जो डाटा को हमने अरेंज करके देखा। तो इसमें कौन सी चीज सही नहीं है, इट इज बायलैटरली सिमेट्रिकल, ये द्विपरीक्षीय दृष्टि से सममित है। तो बिल्कुल हमें दोनों साइड ये बराबर देखने को मिल रहा है, इधर 34, इधर 14, इधर 13, इधर 13, इधर 2 पॉइंट, इधर मैंने थोड़ा आगे पीछे बना दिया है, डाटा सेम होगा। ठीक है, आप अच्छे से बना लीजिएगा। और यहाँ पे 0.1, यहाँ 0.1, तो ये बिल्कुल ठीक हमें देखने को मिलता है, इसमें सममिति है, इसमें हमें सममिति है। यह घंटी के आकार का है, तो बिल्कुल इसी को हम बेल कर्व भी कहते हैं, क्योंकि ये घंटी के आकार का होता है, इसीलिए इसे बेल कर्व कहते हैं। इसी को फिर कहा जाता है बेल कर्व। जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है, इसी को कहा जाता है घंटी आकार वक्र। घंटी आकार वक्र किसे कहा जाता है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को ही घंटी आकार वक्र भी कहा जाता है। जो प्रकृत प्रायिकता वक्र है, या फिर हम देखें जो हमें मानक प्रायिकता वक्र है, इसी को घंटी आकार वक्र भी कहा जाता है। इस स्क्यूनेस इज 0, तो स्क्यूनेस का मतलब होता है टेढ़ापन। स्क्यूनेस दो तरह से हमें देखने को मिलता है, एक बाएं स्क्यू होता है हमारे पास, और एक हमें दाएं स्क्यू देखने को मिलता है। तो ये स्क्यूनेस होती है जो कि विचलित होती है दाएं की तरफ या फिर हमारे पास बाएं की तरफ। तो बाएं विचलित है या दाएं विचलित है, ये कैसा भी नहीं है। ये कैसा होता है, ये सममित होता है। ये हमें कैसा देखने को मिलता है, ये सममित होता है। ये हमारे पास स्क्यूड नहीं है, ना लेफ्ट स्क्यूड है ना राइट स्क्यूड है। ये हमें राइट की साइड स्क्यूड देखने को मिला, ये हमें दाएं की तरफ हमें देखने को मिला वेस्ट में, इसका दाएं की तरफ वेस्ट में देखने को मिला। ठीक है, इसका बाएं की तरफ हमें वेस्ट में देखने को मिला। ये हमारे पास लेफ्ट स्क्यूड है, ये बायां विस्मयता है, ये दायां विस्मयता है, ये नॉन स्क्यूड है, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। सामान्य विसरण है, किसी तरफ भी झुकाव नहीं है इसका, तो नॉन स्क्यूड या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहें, इसी को हम फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कह देते हैं। ये वैषम्यहीन है, या इसी को हम सामान्य वक्र कह देंगे या प्रकृत वक्र कह देंगे। सामान्य वक्र या प्रकृत वक्र कह देंगे। ठीक है, तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होकर ये हमारे पास नॉन स्क्यूड 0 हमें देखने को मिलता है। ये हमें नॉन स्क्यूड या 0 देखने को मिलता है। ठीक है, इसकी वक्रता शून्य होती है। शून्य वक्रता किसे कहा जाएगा, शून्य वक्रता कहा जाएगा ये जिसमें हमारे पास वक्रता ही नहीं हो, ये जो सीधी रेखा हो गई। तो इसीलिए ये गलत हमें देखने को मिल रहा है। इसका वैषम्य शून्य होता है, स्क्यूडनेस शून्य होती है, इसकी कुटोसिस 0 नहीं होता। कुटोसिस 0 नहीं है, कुटोसिस इसमें कुछ ना कुछ मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें टॉप पोजीशन देखने को मिल रही है। जब टॉप पोजीशन देखने को मिलेगी तो वो इसका क्या हो गया, वो हमें देखने को मिल गया कि वो इसका क्यूटोसिस हो गया। टॉप पोजीशन ये क्यूटोसिस है इसका। इस क्यूटोसिस तो तीनों में देखने को मिल रही है, लेकिन स्क्यूनेस नहीं है। स्क्यूनेस इसमें नहीं है, टॉप पोजीशन हमें देखने को मिल रही, कुटोसिस हमें मिलेगा। कुटोसिस 0 नहीं होता इसका, इसीलिए आंसर हमसे नहीं ही पूछा गया है, तो इसीलिए आंसर यहां चौथा हो गया। ठीक है, चल नेक्स्ट देखें।
Qualitative research can follow several approaches to knowledge, identify one which is contrary to the assumptions of the qualitative research. गुणात्मक शोध ज्ञान के प्रति विविध उपागमों का अनुसरण कर सकता है। निम्नलिखित में से उस एक विकल्प की पहचान करें जो गुणात्मक शोध की संकल्पनाओं के प्रतिकूल है। गुणात्मक शोध की संकल्पनाओं के प्रतिकूल है, ये हमें कौन सा देखने को मिलता है? बिल्कुल, बोथ साइड इंफिनिटी चला जाएगा, आपने ठीक कहा। अगर हम नॉन देखें, जीरो कुटोसिस देखेंगे तो जीरो कुटोसिस दोनों तरफ हमारे पास प्रोबेबिलिटी चला जाता है जीरो कुटोसिस में। ओम प्रकाश जी जितने कर सकेंगे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो 11 भी बजे हैं, तो 11 भी नहीं बजे हैं। तो बिल्कुल यहां पे हमसे पूछा गया क्वालिटेटिव रिसर्च किसमें होती है? कंट्ररी पूछा गया है, प्रतिकूल पूछा गया, सॉरी प्रतिकूल, फिर से नेगेटिव क्वेश्चन है। कंट्ररी टू द क्वालिटेटिव रिसर्च, यानी जिसमें क्वांटिटेटिव होती हो, हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं। जिसमें क्वांटिटेटिव होती हो, क्वालिटेटिव नहीं है, प्रतिकूल पूछा गया है हमसे। तो क्वांटिटेटिव होने का मतलब हो गया, क्वालिटेटिव के प्रतिकूल कौन सी होती है? तो ये होती है साइंटिफिक, है ना। प्रतिकूल होने का मतलब हो गया साइंटिफिक रिसर्च होनी चाहिए, हमारे पास वैज्ञानिक शोध होना चाहिए, वैज्ञानिक शोध होना चाहिए। तो यहां से फिर से हमें सीधा सीधा पता चल गया, अगर हमें वैज्ञानिक शोध देखना है तो कौन सा हमारे पास वैज्ञानिक शोध को लेके चलता है? कौन सा लेके चलता है वैज्ञानिक शोध को, और कौन इसके ऊपर बात करता है? ठीक है, रियलिस्ट, दे आर फिडेलिटी टू नेचर, प्रकृति को मानेंगे, प्रकृति में जो है उसको मान के चल रहे हैं, प्रकृति में उसको मानकर चल रहे हैं। तो ये हमारे पास नॉन साइंटिफिक हो गया, ये नॉन साइंटिफिक हो गया, ये नॉन साइंटिफिक हो गया। अगर हम देखें तो हमारे पास ये नॉन साइंटिफिक है। फिर सोशियो कल्चरल, सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट हम कह रहे हैं, ये किसकी बात करते हैं? कल्चर की बात करते हैं, ये नेचर की बात करते हैं, ये प्रकृति की बात करते हैं, ये संस्कृति की बात करते हैं। संस्कृति नेचर के साथ बना है, संस्कृति नेचर के बात बना है। फेनोमेनोलॉजिकल, ये किसके ऊपर बात करते हैं? ये फेनोमेना के ऊपर, ये घटना के ऊपर बात करते हैं। ये किसके ऊपर बात करेंगे? फेनोमेना, गोचर, या आम भाषा में इसको हम घटना कहते हैं, जो बार बार हमें दिख रही होती है, घटना के ऊपर बात कर रहे हैं। तो ये हमें इसमें देखने को मिलता है। अब यहां पे कौन हमारे पास बात करते हैं? तो पॉजिटिविस्ट है, जो साइंटिफिक की बात करेंगे। जैसे हमारे पास शुरुआती देखने को मिलते हैं बायोलॉजिकल पॉजिटिविस्ट, जो पहला हमें इसमें माना जाता है, फिर बाद में तो इसको क्रिमिनोलॉजी में ज्यादा यूज करा गया, इसको अपराध विज्ञान में, अपराध मनोविज्ञान में ज्यादा यूज किया गया। तो बायोलॉजिकल पॉजिटिविस्ट कौन थे? वो थे हमारे डार्विन, जिन्होंने किसको देखा, बात करी इंस्टिंक्ट, जो हमारी मूल प्रवृत्ति है। तो मूल प्रवृत्ति प्राकृतिक है ये बोला जाता है, तो उन्होंने कहा नहीं, कहा मूल प्रवृत्तियां जो हैं या संवेग जो हैं वो चयनात्मकता के कारण हुए, सेलेक्टिवनेस के कारण हुए। तो इन्होंने इवोल्यूशन का बेसिस बताया, साइकोलॉजिकल फेनोमेना का इवोल्यूशन का बेसिस बताया। तो यहां हमें जो देखने को मिलता है, हमें जो जैविक विधेयवादी हैं, जो जैविक विधेयवादी हैं, यानी ये सभी प्राकृतिक घटनाओं के लिए विज्ञान बताएंगे। ये क्या करेंगे? ये जितनी प्रकृति है उसके लिए विज्ञान बताएंगे, जितनी संस्कृति है उसके लिए विज्ञान बताएंगे, जितने फेनोमेना है, जितनी घटनाएं उसके लिए विज्ञान बताएंगे। कौन बताते हैं विज्ञान? ये बताते हैं पॉजिटिविस्ट, जो विधेयवादी होते हैं, विधेयवादी होते हैं। ये क्या करते हैं? ये हर चीज के लिए विज्ञान बताते हैं। बाद में ये हमारा पूरा नेचर ही बन गया, जिसको हम आज पॉजिटिव साइकोलॉजी के नाम से जान रहे हैं, सकारात्मक मनोविज्ञान के नाम से जान रहे हैं। आज पूरा मनोविज्ञान ही वैज्ञानिक है। आज हम पूरे मनोविज्ञान को वैज्ञानिक देखते हैं, बिना शोध के, बिना वैज्ञानिक आधार के हम कोई भी शोध का प्रमाण नहीं देते। चलिए नेक्स्ट देखें, मेजर डिस्पर्शन दैट कंसीडर्स ऑल द स्कोर्स, परिक्षेपण का ऐसा मापक जिसमें सभी प्राप्तांकों का ध्यान रखा जाता है। लड्डू क्वेश्चन है, हमें विस्तार करना है, परिक्षेपण करना है, हमने डिस्पर्सन करना है, सबको फैलाना है, पूरे डाटा को फैलाना है हमने। ठीक है, अर्चना मिश्रा जी, जितने भी हमारे प्रेजेंट डे साइकोलॉजिस्ट हैं वो सारे के सारे साइंटिफिक टेम्परामेंट के हैं, और जो साइंटिफिक टेम्परामेंट के हैं वो सभी पॉजिटिविस्ट माने जाते हैं।
वॉटसन से शुरुआत कर रहे हैं और ले गए बिहेव, जो वॉटसन से पहले हमें जो माइंड का और सोल का जो रिसर्च देखने को मिलता है वो सारा का सारा हमारा क्या है, पहले का है। उसमें जब साइंस आएगा ना तो पॉजिटिविस्ट हो गया, साइंस आया, विज्ञान आ गया, शोध करने लगे, हमने डेकार्टे के मेथड को यूज किया। तो ये जो डेकार्टे के मेथड को यूज कर रहे हैं, डार्विन के मेथड को यूज कर रहे हैं। डेकार्टे ने स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम्स दिए और जो फिजिकल फॉर्म था हमारे पास, फिजिकल साइंस जो था उसको यूज करना बताया, और डार्विन ने बायोलॉजिकल साइंस को यूज करना बताया। इन दोनों को मिलाकर हमने साइकोलॉजी स्टडी करनी शुरू कर दी, वो हमारा पॉजिटिविस्ट आया। तो डेकार्टे और डार्विन का जो स्टडी था, साइंस स्टडी, वो हम यूज करने लगे जब स्टडी ऑफ साइकी में, मन के और इसके आत्मा के अध्ययन में, तो मनोविज्ञान, आधुनिक मनोविज्ञान बन गया। तो बिल्कुल यहां पे हमने सभी डाटा रेंज में लेना होता है, सभी डाटा रेंज में लेना होता है। जब हम सारे डाटा को ले रहे हैं, ऑल द स्कोर ले रहे हैं, सभी हम डाटा को लेंगे तो सभी डाटा केवल रेंज में आता है। बाकी सब में हम क्या करेंगे, हम क्वार्टाइल ले रहे हैं तो हम इसको 4 भागों में बांट देंगे। डेविएशन ले रहे हैं, औसत विचलन ले रहे हैं तो हम सेंट्रल टेंडेंसी लेंगे। मीन, माध्य ले रहे हैं, यहां पे हम क्या लेते हैं, यहां हम सेंट्रल टेंडेंसी लेते हैं। यहां पे हम केवल क्या लेंगे, केंद्रीय प्रवृत्ति लेंगे, सारा डाटा नहीं लेंगे। इसमें क्या करेंगे, इसको हम 4 भागों में बांट देंगे, इसको हम 4 क्वार्टर्स में बांट देते हैं। इसको हम 4 क्वार्टर्स में बांट देते हैं डाटा को। इसमें इंटर क्वार्टरल रेंज को हम देख रहे हैं तो हम 1 क्वार्टर को ले रहे हैं, ठीक है, 1 क्वार्टर डाटा ले रहे हैं केवल। इसमें हम केवल 1/4 प्रदत्त लेते हैं, तो सभी डाटा नहीं लेते इसमें। बिल्कुल साइकोफिजिकल जो हमारे पास पैरेललिज्म था उसको कन्वर्ट किया साइकोलॉजिकल स्टडी में। शुरुआत में जो माइंड बॉडी ड्यूअलिटी थी हमारी, जो माइंड बॉडी ड्यूअलिटी थी, उससे पहले सोल और उसको स्टडी कर रही थी, उसको लेके आए किसके ऊपर, उसको लेके आए साइंटिफिक स्टडी के ऊपर। पॉजिटिविज्म का हमारे पास कन्वर्टिंग है वो। तो बायोलॉजिकल पॉजिटिविस्ट कहलाते हैं डार्विन, उससे पॉजिटिविज्म निकलता है हमारे पास साइकोलॉजी का। डेकार्टे और डार्विन के बेसिस पे हम देखते हैं इसको। स्टैंडर्ड रिग्रेशन कोएफिशिएंट लड्डू क्वेश्चन है, इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। जो स्टैंडर्ड है हमारे पास मानकीकृत समाचरण गुणांक है, हमारे पास पियर्सन कोएफिशिएंट के नाम से जाना जाता है। और कौन सा है ये बीटा है हमारे पास। इसमें ये करने का कोई टाइम वेस्ट करने का नहीं है, फैक्ट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट देखें, व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिसर्च, अनुसंधान के उद्देश्य क्या है। तो फिर से हमें बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन देखने को मिलता है, क्या है अनुसंधान के उद्देश्य। तो चलिए देखते हैं। यहां पे हमें देखने को मिलता है एक्सप्लेनिंग अ फेनोमेना रहेगा, हम किसी घटना की या गोचर की व्याख्या कर रहे हैं, हम किसी घटना की या गोचर की व्याख्या कर रहे हैं। डिस्कवरी, खोज करना ये नहीं रहता। हम मनोविज्ञान में हमेशा जो घटना होती है, व्यवहारिक घटना होती है, उसी का करेंगे। जो व्यवहार में घटना है, जो हमें बिहेवियर में इवेंट देखने को मिल रहा है, फेनोमेना देखने को मिल रहा है। फिलिंग अ गैप इन द नॉलेज, जो बिल्कुल हमें पहले से ज्ञान मनोविज्ञान में मौजूद है, इसकी रिक्तता को भरना रिसर्च किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा। फिर अटेम्प्ट टू रिजॉल्व कॉन्ट्रोडक्टिव फाइंडिंग्स, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने विरोधाभासी परिणाम निकाले हैं, उनका समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। इन्वेंशन नहीं होता इसमें, इन्वेंशन इसमें नहीं होता। आंसर हो गया ACD यानी तीसरा, आंसर हो गया ACD यानी तीसरा लड्डू क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखें, द मीन कैन बी मिसलीडिंग इफ डिस्ट्रीब्यूशन। मीन कब, हमें मीन का मतलब हो गया मध्य, मध्य हमें देखने को मिलता है। मध्यमान भ्रामक हो जाएगा, मिसलीडिंग हो जाएगा। कब मिसलीडिंग हो जाएगा, जब हमें डाटा डिस्क्रिपेंसी देखने को मिलती है, जब हमें प्रदत्त का या आंकड़े का कोई हमें गड़बड़ी देखने को मिलती है। कौन कौन सी गड़बड़ी है जिसमें हमें मध्यमान भ्रामक हो जाएगा, जब अत्यधिक वैषम्य हो, चाहे राइट का हो चाहे लेफ्ट का हो, मीन वहां खिसक जाता है। चाहे राइट का हो, लेफ्ट का हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें देखने को मिलेगा कि मीन वहां खिसक जाएगा। मीन वहां हमें खिसकता हुआ दिखेगा जब हमें देखने को मिलता है, जब हमें देखने को मिलता है। ठीक है, वितरण तिरछा होता है तो हमें यह देखने को मिलेगा। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ स्कोर, प्राप्तांकों की प्रचुर संख्या नहीं, यहां पे हमें तब भ्रामकता नहीं होगी, इसमें अच्छा मिलेगा, हमें इसमें हमें अच्छा मीन मिलेगा।
जब लार्ज नंबर होते हैं तो अच्छा मिलता है हमें मार्क्ड स्क्यूनेस, मध्यमान। कब अच्छा होगा, कब गुड होगा, कब हमें अच्छा देखने को मिलेगा? अच्छा देखने को मिलेगा जब हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ स्क्यूड होगा। फ्यू एक्सट्रीमली हाई वैल्यू, नहीं, इसमें हमें अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। जब हम देखेंगे तो फ्री एक्सट्रीमली हाई वैल्यू में हमें अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। कुछ मूल्य बहुत अतुच्छ हो जाएंगे, हमारे पास बहुत हाई हो जाएंगे, तो वो मीन ले लेंगे, वो जहां हाई होंगे वही मीन हो जाएगा। क्योंकि क्या होगा कि मान लिया एक सभी बच्चों के 30-35 आ रहे हैं और एक बच्चे के 100 में से 100 आ गए, तो इसने पूरे डाटा को बिगाड़ दिया, पूरे डाटा को बिगाड़ दिया, पूरे डाटा को ये बिगाड़ जाता है। फिर हमें देखने को मिलता है स्मॉल नंबर्स ऑफ स्कोर, गिनती में प्राप्तों की संख्या, ये भी हमें गलत देखने को मिल रही है, ये भी हमें देखने को मिल रही है। स्मॉल, गिनती में प्राप्तांकों की कम संख्या हो तो भी ये हमें मिसलीडिंग देखने को मिल सकता है। फिर फ्यू एक्सट्रीमली लो वैल्यू, ये भी हमें, ये तो बिल्कुल श्योर है, ये हमें बिल्कुल श्योर है। कुछ अत्यंत निम्न मूल्य प्राप्तांकों, तो ये भी हमारे पास मीन को लो कर देता है। ये क्या करेगा, ये मीन को हाई कर देगा, ये हमें मध्य मान को उच्च कर देगा, और ये क्या करेगा, ये मीन को लो कर देगा, ये मध्य मान को निम्न कर देगा। ठीक है, ये दो हमें देखने को मिलेगा। ये इन्हीं दोनों को हम स्क्यूडनेस कहते हैं, इन्हीं दोनों को, ये जो दोनों है यही हमें स्क्यूडनेस देखने को मिलती है, यही स्क्यूडनेस देखने को मिलती है। तो यहां पे सबसे स्पष्ट आंसर ए, सी और ई देखने को मिलते हैं। यानी हमसे पूछा गया है कौन सा मिसलीडिंग होंगे, तो मिसलीडिंग है ए, सी और ई, ये मिसलीडिंग होते हैं क्योंकि इसमें उच्च या निम्न हो जाता है। इसमें हमें पता नहीं चलेगा कि क्या है, निम्न है या उच्च, ये हम सही से बता नहीं सकते, लेकिन इसमें तो हम स्पेसिफिकली बता सकते हैं, स्क्यूनेस हाई और लो हम स्पेसिफिकली बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखें, मीडियन ऑफ द स्कोर गिवन बिलो, मीडियन बताना है हमें, तो मीडियन करने के लिए हमें क्या करना होता है, अगर हमें मध्यांक बताना हो तो पहले इसको हम अरेंज कर लेते हैं, अरेंज कर लेंगे डाटा को। तो पहले आ गया 5, फिर आ गया 8, फिर आ गया 12, फिर आ गया 15, फिर आ गया 20, फिर आ गया 30 और 30 दो बारी, और लास्ट आ गया 40। कितनी संख्या हो गई, अगर हम इसको संख्या काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो n बराबर है 8 के संख्या इवन है, इवन है तो हमें किसको देखना है, n/2 यानी 8/2 चौथी संख्या देखनी है, और 8/2 जमा 1 यानी पांचवी संख्या देखनी है। यहां पे हमने चौथी संख्या देखनी है और पांचवी संख्या देखनी है। तो चौथी संख्या हमारे पास आ गई 15, पांचवी संख्या आ गई 20। तो 15 और 20 दो संख्याओं का हम मध्यमान निकाल लेंगे, बटा 2 आ जाता है मध्यमान। अगर हमें ये निकालना है तो ये हमारे पास कितना निकला, ये हमारे पास निकल गया 35/2 यानी 17.50, जो कि हमें आंसर देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखें, नेम द टेस्ट that can verify the hypothesis that two related groups have been drawn from the same population। उस परीक्षण का नाम बताएं जो इस परिकल्पना को सत्यापित कर सके कि दो संबंधित समूहों को एक ही जनसंख्या से लिया गया है, एक ही जनसंख्या से लिया गया है। ये कहां पता चलेगा हमें, विल्किंसन साइंडरिंग टेस्ट, मान वाइटनी यू टेस्ट, रूसल वालिस टेस्ट, ये फ्राइडमैन टेस्ट। एक ही जनसंख्या लेनी है, यहां पे हमारे पास ये इंडिकेटर है, हमारे पास जो संबंधित समूह है वो एक जनसंख्या से होने चाहिए। 2 ग्रुप्स ले रहे हैं हम, लेकिन सेम पॉपुलेशन से, सेम पॉपुलेशन से, यानी एक ही संस्कृति से होंगे, एक ही समूह से होंगे, एक ही समाज से होंगे, जिससे हम 2 समूह बना रहे हैं। एक ही समूह, एक ही समाज से हम 2 समूह यहां पे बना रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम यहां पे बात करें तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, जब हमें सिंगल डाटा पे देखने को मिल रहा है,
जब हमें सिंगल ग्रुप डाटा पे देखने को मिलता है, तो सिंगल ग्रुप डाटा इसमें से कौन सा है? व्हाइटनी यू टेस्ट की हम बात करें, या वैलिस टेस्ट की बात करें, या फ्राइडमैन टेस्ट की बात करें, ये हमेशा हमारे पास किससे लेते हैं? ये 2 ग्रुप से लेते हैं, जो कि हमारे पास नॉन रिलेटेड होने चाहिए। ये द्विसमूह से लिए जाते हैं जो कि असंबंधित होंगे, और इनके मीन का फिर, इनके माध्य का फिर तुलना किया जाता है, इनके माध्य का तुलना किया जाता है। यानी इसमें सिर्फ एक ही बचा जो एक जनसंख्या से लिया जा सकता है, वो है विल्कोन्सन साइन रिंग टेस्ट। विल्कोन्सन साइन रिंग टेस्ट। ठीक है, यहां सिंपल सी बात है, नॉन रिलेटेड ग्रुप से लेना है, ये हमें बेसिस दिया जाता है। आपने टेस्ट के बेसिस देखने हैं, जब भी ये क्वेश्चन देखना है तो टेस्ट का बेसिस देखने हैं। ये टेस्ट का बेसिस है कि टेस्ट करते समय सैंपलिंग के लिए क्या दे रखा है, डिजाइन के लिए क्या दे रखा है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि किस टेस्ट में किस सैंपल को दिया गया, किस तरह के डिजाइन को दिया गया, उसके अलग अलग प्रकार कौन से बताए गए, अलग अलग प्रकार कौन से बताए गए, तो किस में कौन सा प्रकार है, ये यहां पे उस डाटा को पूछा, उस इंफॉर्मेशन को पूछा जाता है, उस सूचना को आपसे पूछा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखें। मैच करना है जेड स्कोर, स्टैनाइन, टी स्कोर और स्टैन को। दोनों में हमने एक ही लिस्ट दे दी है, किससे मैच करें फिर इसको? तो लिस्ट ही एक ही आ गई है, क्वेश्चन गलत हो गया, छोड़ दीजिए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोरिलेशन कोएफिशिएंट रिप्रेजेंट्स द वेरिएबल विद द वीकेस्ट डिग्री ऑफ रिलेशन? निम्नलिखित में से कौन सा संबंध गुणांक संबंध की दुर्बलतम डिग्री वाले चर का प्रतिनिधित्व करता है? पीछे क्वेश्चन किया था हमने, इसको देखिए रिपीट आ गया क्वेश्चन। वीकेस्ट किस में हमें देखने को मिल रहा है? तो हमने देखा था स्ट्रॉन्गेस्ट किस में था, सबसे प्रबल किस में था, ये फिर से हमसे क्षमता पूछ ली गई है, तो वो था +1, -1 एंड +1। और वीकेस्ट किस में होता है? सबसे कम सहसंबंधन किस में होता है? तो वो होता है 0 में। ये पीछे देख चुके हैं, अब उसी हिसाब से हमने देखना है, इसको अरेंज कर लेते हैं। तो सबसे कम किस पे होगा? 0.08। इससे ज्यादा किस में होगा? 0.56। इससे ज्यादा किस में होगा? 0.75। इससे ज्यादा किस में होगा? 0.84। ये देखा था हमने। तो यहां दुर्बलतम डिग्री पूछी गई है, यहां सबसे कमजोर पूछा गया है, सबसे कम यानी दुर्बलतम, वीकेस्ट, दुर्बलतम, और स्ट्रॉन्गेस्ट, सक्षमतम। अगर ये संस्कृत में शब्द लेंगे तो सक्षमतम और दुर्बलतम देखने को मिलेगा। ठीक है, आंसर हमारे पास कौन सा हो गया? 08 वाला, सबसे कम पूछा गया है ना, सबसे कम पूछा गया है। ठीक है, चल नेक्स्ट देखें। रिपीटेड क्वेश्चन था, पीछे हमने इसके इंक्रीजिंग ऑर्डर किया था, यहां पे हमसे पूछा गया सबसे कम कौन सा है, दुर्बलतम, वीकेस्ट डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, वीकेस्ट डिग्री पूछी गई है, सबसे कम पूछी गई है। चलिए नेक्स्ट देखें। If a student scored 12 on a test of which the mean is 16 and the standard deviation is 4, what is the Z score? Z score यानी हमसे मीन और एरर ऑफ मीन पूछा गया है। ठीक है, Z स्कोर यानी हमें एरर ऑफ मीन पूछा गया है। स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन पूछा गया है हमारे पास
मध्यमान का मानक त्रुटि पूछा गया है, मध्यमान की मानक त्रुटि पूछी गई है। और अगर हम इसका सूत्र देखें तो हमें क्या देखने को मिलता है, इसका सूत्र हमें देखने को मिलता है z माइनस एक्स यू बाय सिग्मा। जहां पे हमें क्या चीज देखने को मिलती है, जहां पे हमें देखने को मिलता है म्यू है हमारे पास मीन, ये मध्यमान होता है, और हमसे स्टैंडर्ड एरर पूछा गया है तो उसके लिए हमें x देखने को क्या मिलता है, x देखने को मिलता है हमारे पास जो हमने डाटा देखा है, डाटा देखा है तो यहां स्पेसिफिक डाटा हो गया, यहां विशिष्ट प्रदत्त हो गया, जिसके ऊपर हम एरर पूछ रहे हैं कि कितना एरर है इस डाटा में, इस डाटा उस पर्टिकुलर कैंडिडेट के लिए, उस पर्टिकुलर स्कोर के लिए, उस पर्टिकुलर डाटा के लिए कितना एरर है ये पूछ रहे हैं हम यहां पे। और फिर यहां पे सिग्मा हमें स्टैंडर्ड डेविएशन देखने को मिल गया। ये मानक विचलन देखने को मिल गया। अब हमें यहां पे स्कोर क्या क्या दे रखा है, यहां पे हमें स्कोर दे रखा है 12 अंक दे रखे हैं, यानी x की वैल्यू हो गई 12। यहां हमें मीन 16 दे रखा है, माध्य 16 दे रखा है, तो यहां पर म्यू की वैल्यू हो गई हमारे पास 16। और यहां हमें स्टैंडर्ड डेविएशन एसडी दे रखा है 4, मानक विचलन 4 है, तो यहां पर सिग्मा की वैल्यू हो गई 4, जेड की वैल्यू आ गई हमारे पास 12 माइनस 16 बटा 4, यानी माइनस 4 बटा 4, यानी ये आ गई -1, वैल्यू -1 आ गई, आंसर पहला आ गया। चलिए नेक्स्ट देखें। A researcher is interested in testing the effectiveness of pre-post intervention. तो यहां पे हमारे पास इफेक्टिवनेस ऑफ प्री पोस्ट इंटरवेंशन ऑन अ सिंगल ग्रुप है, एक तो ग्रुप एक सिंगल दे रखा है हमें, तो यानी इसमें हमारे पास सिंगल ग्रुप में कोरिलेशन नहीं, chi स्क्वायर एनोवा चारों हो सकते हैं, देख लेते हैं। स्टैटिकल टेस्ट दैट कुड बी यूज्ड, एक शोधकर्ता किसी एकल समूह सारे उसी के दे रखे हैं, तो यानी पूर्व पश्चात हस्तक्षेप की प्रभावकारिता देख रहे हैं, यानी हम यहाँ पे एक तो पूर्व पश्चात देखें और हस्तक्षेप देखें, ये दो चीजों के ऊपर काम करना होगा क्योंकि सिंगल ग्रुप के तो चारों ऑप्शन है हमारे पास। तो इफेक्टिवनेस ऑफ प्री, एक तो प्री पोस्ट की बात की गई, एक इंटरवेंशन की बात की गई। प्री पोस्ट यानी हम पहले और बाद दोनों के बीच में हस्तक्षेप को देख रहे हैं, हम दोनों के बीच में हस्तक्षेप को देख रहे हैं, इन दोनों के बीच में हम हस्तक्षेप को देख रहे हैं। ठीक है, अब यहां जब हम प्री को देखना चाहते हैं तो कोरिलेशन पोस्ट में रहेगा, प्री में नहीं रहेगा। कोरिलेशन पोस्ट में रहेगा, प्री में नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, जब हमारे पास सैंपल साइज लार्ज होता है यानी chi स्क्वायर भी हमें पोस्ट में देखने को मिलेगा, प्री में देखने को नहीं मिलेगा। एनालिसिस ऑफ वेरिएशन, तो वेरिएशन भी हम किस में देख रहे होंगे, ये भी हम पोस्ट में देख रहे होंगे। ये तीनों चीजें हमारे पास पश्चकाली हैं, ये तीनों पश्चकाली हैं, ये तीनों पश्चकालिक हमें देखने को मिल रहे हैं, ये तीनों हमें पोस्ट देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे अगर हम प्री पोस्ट के बीच में देखना चाहते हैं, जैसे कि हमने सिक्के उछाला तो हमने देखने को मिला हमें डाटा, तो जब हम इसमें देखना चाहते हैं तो हमारे लिए सबसे अच्छा क्या आ जाता है, टी टेस्टिंग आ जाती है। टी टेस्टिंग में हम आराम से प्री और पोस्ट का देख सकते हैं इफेक्टिवनेस, पूर्व और पश्च हस्तक्षेप को हम आराम से पहचान सकते हैं इसके अंतर्गत। रिग्रेशन इक्वेशन दे रखी है हमें, श्रमाश्रय समीकरण दे रखा है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो रिग्रेशन इक्वेशन किस चीज के ऊपर बात करता है, इसमें y क्या है, a क्या है और b क्या है। a किसको व्यक्त करता है, यहां पूछा क्वेश्चन a का गया है, मैं तीनों चीजें पूछ रहा हूं आपसे, ये तीनों चीजें क्या हमें देखने को मिल रही हैं, ये तीनों चीजें हमें क्या देखने को मिल रही हैं, क्या हमें तीनों चीजें देखने को मिल रही हैं, क्या x है, क्या y है, क्या a हमें देखने को मिल रहा है।
किस रूप में देखेंगे हम? तो यहां पे जब हम y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स देखते हैं, तो एक तो हमें पता चलता है y हमारे पास क्या है और x हमारे पास क्या है, ये दो हम आसानी से पहचान सकते हैं। जब हम यहां पे y की बात करते हैं तो y हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ये आराम से हम पहचान सकते हैं कि ये हमेशा आश्रित चर होगा और x हमेशा हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ये स्वतंत्र चर होगा, ये हमेशा स्वतंत्र चर देखने को मिलता है। ये हमें देखने को मिलता है। अब इसमें a क्या है हमारे पास? a हमारे पास क्या है? तो यहां अगर हम b की बात करें तो b हमें स्लोप ऑफ लाइन देखने को मिलेगा। तो ये हमें तीव्रता बताता है। ये हमेशा क्या बताएगा? ये हमेशा रिग्रेशन की हमें डिग्री बताएगा, ये रिग्रेशन की डिग्री बताएगा। तो जो हमारे पास रेखा है, रेखा का हमारे पास स्लोप कितना है ये उसको बताता है, जबकि एक इसको बताता है, एक इसको बताएगा। तो ए हमेशा बताएगा कि हमारा y इंटरसेप्ट x के ऊपर कितना है, x का y पर अवरोध कितना है। एक इसको बताएगा, ए बताएगा y इंटरसेप्ट x पे कितना है, ये कितना है। ठीक है, तो रिग्रेशन कोफिशिएंट, स्लोप ऑफ लाइन क्या बताता है हमें? ये बताता है रिग्रेशन कोफिशिएंट। ये हमें क्या बताता है? ये रिग्रेशन कोफिशिएंट बताता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन बताता है? ये हमें x बताता है। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन बताता है? हमें y बताता है। चारों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये चारों चीजों को ध्यान रखिएगा, ये चारों इसी के बता रखे। चलिए नेक्स्ट देखें। फेनोमेनोलॉजिकल ह्यूमरिस्टिक्स इन क्वांटिटेटिव रिसर्च रिफर्स टू, गुणात्मक शोध में घटना विज्ञानी शब्दार्थ मीमांसा। फेनोमेनोलॉजिकल घटना विज्ञानी, हर्मेनोटिक्स शब्दार्थ मीमांसा किसकी ओर संकेत करती है? शब्दार्थ मीमांसा किसकी ओर संकेत करती है जब हम फेनोमेनोलॉजी में जाते हैं? घटना विज्ञान हमारे पास पहले से हमारे संस्कृति में मौजूद होगी। घटना विज्ञान हमारे संस्कृति में पहले से मौजूद होगी, पहले से मौजूद होगी। ठीक है, तो शब्दार्थ मीमांसा किसकी ओर लेके जाती है? ओन एक्सपीरियंस इंट्रोस्पेक्शन की तरफ ले जाता है, अपने अनुभव हमें अंतर्दर्शन की तरफ ले जाता है, हमें इंट्रोस्पेक्शन के लिए लेके जाता है। रिसर्चर्स एक्सपीरियंसेस को जब हम करते हैं तो ये हमारे पास रिसर्च कहलाता है, यानी इसको हम क्रिटिकल पर्सपेक्टिव कहते हैं। इसको किस क्रिटिकल पर्सपेक्टिव कहते हैं? इसको हम क्रिटिकल पर्सपेक्टिव कहते हैं, इसको हम समालोचनात्मक परिप्रेक्ष्य कहते हैं। बोथ रिसर्चर और सब्जेक्ट को लेकर चलें, शोधकर्ता और व्यक्ति दोनों के अनुभव का विश्लेषण करें, तो ये हमें क्या देखने को मिलेगा? ये हमें देखने को मिलेगा जिसे हम ग्लोबल कह देते हैं, इसी को हम वैश्विकता कह देते हैं। और जहां पे हम हर्मेनेटिक्स कर रहे हैं, जहां शब्दार्थ मीमांसा कर रहे हैं, वो है हमारा अल्टर ईगो। यहां वैकल्पिक व्यक्तित्व के अनुभवों का विश्लेषण होता है। चलिए नेक्स्ट देखें। एनोवा एरर वेरिएंस इज कंप्यूटेड बाय कंसीडरिंग। जब हमें एरर वेरिएंस देखना हो एनोवा में जब हमें त्रुटि प्रसरण देखना हो, तो त्रुटि प्रसरण किसमें होता है? फिर से लड्डू क्वेश्चन हो गया, मतलब ये फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया, सीधा सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है। किसमें हम एरर वेरिएंस देखेंगे? किसमें हम एरर वेरिएंस देखेंगे? तो जब हम एरर वेरिएंस के ऊपर बात करते हैं कि हमारा विसरण में या प्रसरण में कितनी त्रुटियां आई हैं, तो इसके अंतर्गत हम हमेशा विद इन ग्रुप देखेंगे। ये समूह के भीतर देखा जाता है, ये समूह के
भीतर देखा जाता है, ये समूह के भीतर देखा जाता है। जो हमें अल्टरनेटिव पर्सोना देखने को मिलेगा, हम अपने से अलग बातों को सोचेंगे, उसे अल्टर ईगो कहा जाएगा। अपने व्यक्तित्व से अलग चीजों को सोचेंगे। जब हम इंट्रोस्पेक्शन कर रहे होते हैं तो केवल हम अपने विचारों को लेकर चलते हैं। जब हम दूसरे के विचारों को अपने विचारों में जगह देते हैं तो ये अल्टर ईगो कंसेप्शन कहलाता है। यही हमारे पास अल्टर ईगो कंसेप्शन कहलाता है, जब हम दूसरों के विचारों को भी सोचना शुरू करते हैं। मैक्सिमम कॉन प्रिंसिपल रिसर्च रेफर्स टू, अधिकतम न्यूनतम नियंत्रण क्या कहलाता है हमारे पास? अधिकतम न्यूनतम नियंत्रण, मैक्स मीन कॉन, मैक्स मैक्सिमम मिनिमम कॉन कंट्रोल। मैक्सिमम मिनिमम, यहां पे अधिकतम न्यूनतम नियंत्रण लिख दिया गया है, बाकी इसको मैक्सिमिन कॉन ही कहते हैं। मैक्सिमिन कॉन किसके ऊपर बात करता है? फिर से डेफिनेशन क्वेश्चन है, डेफिनेशन क्वेश्चन है, डेफिनेशन क्वेश्चन है। मैक्सिमिन कॉन किसके ऊपर बात करता है? डेथली का है ये। तो बिल्कुल यहां पे जब हम मैक्सिमिन कॉन की बात करें तो बिल्कुल मैक्सिमिन कॉन किसकी बात करता है? मैक्सिमिन कॉन वेरिएंस के ऊपर बात करता है, व्यवस्थित प्रसरण के अधिकतमीकरण की बात करता है। यानी हमारे पास जितना डाटा वेरीड होगा उतना रिसर्च हमारे पास क्या होगा? अच्छा होगा, उतना रिसर्च अच्छा होगा। एरर को मिनिमम करने की बात करता है, त्रुटियां जितनी कम होंगी उतना हमें क्या देखने को मिलेगा? उतना हमें बेहतर शोध देखने को मिलेगा। और जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल है, जो बाह्य के प्रसरण है, उनको नियंत्रित करेंगे तो हमें शोध अच्छा देखने को मिलेगा। मैक्स मिन कॉन इन तीनों के ऊपर बात करता है। मैक्सिमम डाटा ऑफ वेरिएंस, जितनी विविधता है सबका डाटा अधिकतम से अधिकतम हो, कम से कम त्रुटि हो, और जो बिगाड़ने वाले शोध को हो उनको हम क्या करें? कंट्रोल कर सकें, उनको हम कर सकें नियंत्रण, तो हमारा शोध बहुत अच्छा होगा। इसे हम मैक्स मिन कॉन कहते हैं, इसी को मैक्स मिन कॉन कहा जाता है। तो साथियों, ये था आज का सेशन। उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आया होगा आपको पसंद, और इसमें आपने चीजें सीखे होंगी बहुत सारी, या फिर आपने बहुत सारी चीजों का निर्माण किया होगा।